हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। जैसा पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 के मैप और मैप के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था। वी डिस्कस के 3 टाइप के मैप हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। और मैप के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल के बारे में डिस्कस किया था। लेट्स मूव फर्दर इन द चैप्टर। और ये वाला सेक्शन है, लेट्स स्टार्ट विद द मैपिंग द अर्थ। यानी कि हम क्या करने वाले हैं कि मैप करने वाले हैं पूरे अर्थ को। तो अब पूरे अर्थ को मैप कैसे किया जाए, उसकी जर्नी, उसका तरीका लेट्स स्टडी इन दिस चैप्टर। मैपिंग द अर्थ इज लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट फ्लैट सरफेस। तो पहला जो चैलेंज आता है मैप करने में अर्थ का, इट इज दैट आवर प्लैनेट इज नॉट अ मतलब फ्लैट सरफेस नहीं है। फ्लैट सरफेस को, जबकि पेपर हमारा जो होता है, वी ऑल नो कि जो मैप होता है वो फ्लैट सरफेस पे बनता है। तो फ्लैट सरफेस को फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करना इजी होता है, बट कंपैरेटिवली अगर कोई चीज स्फेरिकल है उसको फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इट नियरली इट नियरली हैज अ शेप ऑफ अ स्फीयर। सो मोटा मोटी इसको थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप होता है, ऊपर नीचे से अर्थ चिपटा होता है, बट मोटा मोटी कह सकते हैं ओवरऑल नियरली इट इज अ स्फेरिकल शेप है अर्थ का। नियरली बिकॉज इट इज नॉट परफेक्ट स्फेयर बट स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल पे, बट फॉर जनरल पर्पस के लिए वी कैन कंसिडर इट एज स्फेरिकल अर्थ को। हाउएवर इन प्रैक्टिकल वी विल कंसिडर इट टू बी स्फेरिकल। रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर accurately on the flat sheet of paper is not possible. So obviously जैसे कि for example देखो, easy नहीं होता है spherical को flat sheet पे करने का। To understand why, क्यों? देखो, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large piece of the skin। तो एक ऑरेंज लो, उसको पील करो सच दैट बड़े बड़े इसके 3 या 4 पार्ट के बस स्किन हो। देन ट्राई टू फ्लैटन देन ऑन द टेबल। अब उसको ना टेबल पे फ्लैट करने की कोशिश करो, देखना वो साइड से फट जाएगा, क्योंकि कर्व में यू विल सी यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग देम एट द एज। सो यही तरीका होता है कि उसको, जो चीज स्फेयर है उसको फ्लैट जब करने की कोशिश करोगे तो एज पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है, और फिर वो बिना उसको एज पे टीयर किए पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से अर्थ के को फ्लैट सरफेस पे एक्यूरेटली मतलब उसको रिप्रेजेंट करना वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। विल लर्न अबाउट दैट स्लोली। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट होता है? नाउ कंसिडर अ ग्लोब सच विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। दिस मैप बी द मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट। अब है लेट्स कंसिडर ग्लोब। अब ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब इज नथिंग बट ये जो तुम्हारा ग्लोब है, जो स्फेरिकल बॉल के शेप में होता है। सो ग्लोब विच इज स्फेयर ऑन विच द मैप इज ड्रॉन। तो अब ऐसा स्फेयर है जिसपे मैप ड्रॉ किया जाता है, उसको ग्लोब कहते हैं। सो मैप जनरल रिप्रेजेंटेशन है पिक्चर का किसी एरिया में। ग्रुप ऑफ मैप को एटलस कहते हैं, और अगर मैप को हम एक स्फेयर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्लोब कहते हैं। So globe which is a sphere on which a map is drawn, this may be map of the earth। अब स्फेयर पे मैप ड्रॉन है तो कोई भी स्फेरिकल चीज को हम ग्लोब पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अर्थ को कर सकते हैं, मून को भी ड्रॉ कर सकते हो, मार्स को कर सकते हो, स्टार एंड द कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। अगर स्काई को भी एज अ स्फेयर तरीके से बात करें तो उसको भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो उस पर। In the sky. The physical object like the one shown in the drawing next page is the sphere that is generally made up of metal, plastic and cardboard। तो जनरली ये ग्लोब है, ये स्फेरिकल शेप में होता है, प्लास्टिक का बना होता है, मेटल का भी बन सकता है, या कार्डबोर्ड का भी बना हो सकता है। Here we will study the globe representing the earth geography। So इससे पहले वाले सेक्शन में हमने मैप पढ़ा था, जो कि फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के ज्योग्राफी का। और यहां पे हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ज्योग्राफी। यानी कि अर्थ को अगर एक ग्लोब पर रिप्रेजेंट करें तो उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उस पे हम कोई भी प्लेस को कैसे मार्क कर सकते हैं। क्योंकि मैप का एक स्टार्टिंग एंड होता है, बट ग्लोब का कोई स्टार्टिंग एंड नहीं है। मतलब अगर चलते जाओगे तो फिर घूमते जाओगे, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है चीजें। वो कैसे होता है विल स्टडी हियर। बिकॉज ग्लोब एंड अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। अब ये ग्लोब के फॉर्म में अर्थ को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोब और अर्थ का सेम शेप होता है। अर्थ का शेप वो मैप वाला नहीं है,
फ्लैट नहीं है, ग्लोब है। तो इस तरह से जनरल में तो ग्लोब को पॉकेट में लेके नहीं घूम सकते, तो मैप ही यूज करना पड़ता है हम लोग को, चाहे एटलस में हो। बट अगर अर्थ को एज अ ग्लोब स्टडी करो तो उससे बहुत सारे फीचर्स अर्थ के और ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होते हैं। ग्लोब विल बी बेटर, तो ये है कि बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप, द ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। तो ये ऑब्वियस है, क्योंकि अर्थ भी स्फेयर है तो ग्लोब ज्यादा अच्छा उसकी ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करेगा। लेट अस लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ द फीचर। सो बिफोर फर्दर करने के, जस्ट मैं मे बी इस चैप्टर में नहीं है बट आगे आएगा, जस्ट एक इंट्यूशन देता हूं तुम लोगों को कि क्यों डिफिकल्ट होता है। लेट्स जस्ट देखते हैं कि क्यों डिफिकल्ट होता है ग्लोब को रिप्रेजेंट करना फ्लैट सरफेस पे। तो आते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे। सो अगर मान लो कि यहां पे मैं एक ग्लोब बनाऊं, ठीक है, तो इस ग्लोब में ऊपर ऊपर जैसे कि यहां पे जैसे जैसे अगर तुम रिप्रेजेंट करते हो, जैसे ये एरिया, फिर ये वाला लाइन उससे छोटा होता है, फिर उससे छोटा होता है और उससे छोटा होता है। यानी जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ जाते हैं, या मतलब लेट्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ऊपर नॉर्थ है, नॉर्थ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ जाएंगे तो जो एरिया है, मतलब ग्लोब का सर्कमफ्रेंस है, मतलब वो छोटा होता जाता है। लेकिन जब इसको हम मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी ग्लोब का तुम लोगे तो यहां पे वो ना इस तरह के शेप में आता है, मतलब लीफ वाले शेप में। अब ये वाला लीफ वाले शेप को, मतलब इस तरह के, अगर तुम ग्लोब का एक पार्ट लोगे, क्योंकि ग्लोब एक तरह से यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पॉइंट से फिर वो ऐसे बड़ा होता जाता है, इक्वेटर पे जाके बहुत बड़ा होता है फिर ये। तो कोई भी अगर ग्लोब का तुम लीफ, अगर ग्लोब का रिप्रेजेंटेशन देखोगे, जैसे कि अगर मैं एक ग्लोब लूं, ठीक है, अगर यहां पे ग्लोब लोगे, ठीक है, तो ये बहुत इस तरह के स्ट्रिप से बना होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रिप तुम्हारा घटिया रिप्रेजेंटेशन है। ये तुम्हारा लेट्स एक ये कर लेते, तो इस तरह के स्ट्रिप से बना होता है ग्लोब, क्योंकि यहां पे जाके पॉइंटेड होती है चीजें और यहां पे थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ये इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिप को तुम जोड़ के तुम ग्लोब बनाओगे। अब इस तरह के स्ट्रिप को, इस तरह के अगर यहां पे देखोगे, इस तरह के मैप वाले एरिया में, जो जो कि प्रॉपर रेक्टेंगल, बहुत ही बुरा है, जिस जो कि प्रॉपर रेक्टेंगल है, उस पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि बीच वाले अगर एरिया को कांस्टेंट रखोगे, तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इधर स्ट्रेच, थोड़ा सा इधर स्ट्रेच करके, एकदम स्ट्रेच करके ऐसे बनाना पड़ता है। तो इसलिए जो अर्थ का मैप है ना, वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है। मतलब जो कंट्री पोल की तरफ है ना, वो तुमको मैप में ना बड़ी दिखेंगी, और जो कंट्री इक्वेटर में है उनका साइज नॉर्मल या कंपैरेटिवली उनका छोटा दिखेगा। तो जो भी कंट्रीज यहां पे होती हैं, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पड़ती हैं, कंपैरेटिवली उनका साइज तुमको बड़ा दिखता है ग्लोब के। ये रिप्रेजेंटेशन चुना गया है। तो अगर मैं पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड करूं, तो ये देखो पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। तो कोई भी जैसे कि ये न्यू टैब, बहुत अच्छा। टूल्स में आते हैं, साइज में आते हैं, सिर्फ लार्ज इमेज देखते हैं। तो लेट्स सी दिस वन, ठीक है, ओपन इमेजेस न्यू टैब। सो मान लो ये ग्लोब है, तो जो भी अब हमने यहाँ पे हमने इस वाले में पढ़ा है कि जब रिप्रेजेंट करते हो एक स्फेरिकल सरफेस को एक फ्लैट सरफेस में, तो स्फेरिकल ये लीफ टाइप का शेप होता है, तो तुम इसको फ्लैट यानी स्क्वायर में मैप करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही है जो कि यहाँ पे मैप हो रहा है। तो अगर तुम इस तरह के लीफ वाले शेप को तुम स्क्वायर, लीफ वाले शेप को अगर तुम स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बीच वाला पार्ट को तुम तो कांस्टेंट रखोगे, बट ऊपर वाले पार्ट को ना स्ट्रेच करना पड़ता है।
तो इसलिए तुम यहाँ मैप के रिप्रेजेंट में देखोगे कि ऊपर की जो कंट्री होती है ना वो स्ट्रेच होके बहुत बड़ी हो जाती है। तो ग्रीनलैंड सच में इतना बड़ा नहीं है, इसमें ग्रीनलैंड तुमको दिखेगा कि इंडिया से भी बड़ा ग्रीनलैंड है, कनाडा बहुत बड़ा दिख रहा है, रशिया इतना बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग इफेक्ट से हुआ है कंपैरेटिवली। इंडिया, ये जो इक्वेटर पे जो जो कंट्री है उनमें मैप में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो कंट्री और ज्यादा स्ट्रेच होती जाती है। ठीक है। सो जो तुम्हारे ग्लोब में अगर तुम करोगे, लेट्स सी, तो वहां पे उन कंट्री का तुमको एक्चुअल साइज पता चलेगा कंपैरेटिवली। मैप में जो मतलब एक्सट्रीम नॉर्थ एक्सट्रीम साउथ वाली कंट्रीज जो होते हैं, साउथ में तो उतनी कंट्री है नहीं, बट ये कंट्री ना काफी स्ट्रेच्ड आउट तुमको दिखेंगे मैप में, तो वो एक्चुअल शेप नहीं होता है। ठीक है। तो कुछ ऐसा था भी जिसमें तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप को फ्लैट शेप में डिस्क कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है। तो अब ये तो मैप का डिस्टॉर्शन रहा, लेकिन अब चूंकि अर्थ भी स्फेरिकल है, ग्लोब भी स्फेरिकल है, तो लेट्स स्टडी कि एज अ ग्लोब अर्थ को हम कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट, अब जब भी ग्लोब की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट आ जाता है, कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट आता है। तो आखिर ये कोऑर्डिनेट होता क्या है, लेट्स स्टडी। इमेजिन ब्लैक मार्केट इन अ सिटी और अ टाउन, इमेजिन बिग मार्केट इन अ सिटी और इन अ टाउन विथ, एक सेकेंड, ठीक है, with neat rows of shop, all of the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is. A stationery shop in the market, but your friend does not know where the shop is. So you would give direction like meet me 6 p.m. at 7th shop in the 5th row from the entrance. तो तुम अगर ऐसे देते हो कि यार 6 बजे ना मुझे 7th शॉप पे मिलो 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस, यानी एंट्रेंस से 5th रो चुनो और उसके बाद 7th शॉप में जाओ, तो तुम्हारा फ्रेंड इजीली तुमको मिलेगा। वो 6 बजे आएगा, एंट्रेंस से घुसेगा, ओके ये फर्स्ट रो है शॉप का, फिर जाएगा सेकंड रो है शॉप का, थर्ड रो है, फोर्थ रो, हाँ 5th रो में आ गया मैं। 5th रो में देखेगा, अच्छा ये फर्स्ट शॉप है, ये सेकंड शॉप है, थर्ड शॉप है, फोर्थ शॉप है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन शॉप है, तो वहां तुम मिल जाओगे उसको। तो इस तरह से एक ये है कि हमने एक उसको रो दे दिया और एक कॉलम का नाम यानी शॉप का नंबर दे दिया, तो जिससे वो हमको आइडेंटिफाई कर सका। तो सेम कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट का। आप देखो, दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। अब एक दूसरा एग्जांपल लो कोऑर्डिनेट सिस्टम का, चेस बोर्ड। अब मान लो ये तुम्हारा चेस बोर्ड है, ठीक है, इसमें कुछ नॉर्मली जिसको पता नहीं, जो इस तरह की चीजें होती हैं एज अ कन्वेंशन। सो कन्वेंशन में जो इस तरह की चीजें होती हैं उनको हम रो कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल चीजें होती हैं, ठीक है, उनको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा रो हो गया, ये वाले रो हो गए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 4 5 7 ये रो का, और ये ए बी सी डी ई एफ ये तुम्हारा कॉलम का रिप्रेजेंटेशन है, और ये वाला तुम्हारा रो का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो होते हैं, तो ये तुम्हारे ऊपर से नीचे तक ये पूरे डिफरेंट रोज हैं, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। और चूंकि वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारे रो होते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं, तो ये कॉलम तुम्हारा ए से लेकर एच तक कॉलम रिप्रेजेंट करता है। नाउ कंसीडर चेस बोर्ड, द रिकॉर्ड मूव इन एडवांस प्लेयर, टू रिकॉर्ड मूव इन एडवांस प्लेयर्स, to record moves by advanced player, letters are placed alongside the main pieces from A to H। A to H में जो pieces के along तुम्हारे letter होता है, एंड नंबर्स 1 to 8 इन बिटवीन द टू साइड, तो दो साइड के बीच में 1 to 8 से नंबर से रिप्रेजेंट होता है। दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूवमेंट। हेंस व्हाइट साइड हैज जस्ट ओपनड द गेम बाय मूविंग द queen's pawn 2 square forward, a very common opening, so the pawn is said to have moved from the d2 to d4। तो सिंपल, अब ये काफी फेमस ओपनिंग होता है कि ये क्वीन के सामने से पॉन को जो प्यादा है उसको दो करें,
2 मूव फॉरवर्ड करे, तो अब देखो ये वाले पोजीशन में वो पहले था, तो पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? पोजीशन को रिप्रेजेंट करोगे सबसे पहले, इसको रिप्रेजेंट करोगे पोजीशन को आर सी, यानी उसका रो का नंबर कितना है, उसके कॉलम का नंबर कितना है। तो रो का नंबर कितना है, यहां रो का नंबर उसके डी था, तो इसका मतलब डी, और इनिशियली कॉलम मतलब कॉलम का नंबर, एक सेकंड, ठीक है। तो रो कॉलम ना करके सबसे पहले कॉलम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कॉलम से, फिर रो से, ठीक है। तो कॉलम और रो के कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये यहां पे था, तो इस वाले पोजीशन का कॉलम का पोजीशन क्या है? कॉलम का पोजीशन है तुम्हारा, कॉलम ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है, तो डी तुम्हारा कॉलम हो गया, और यानी कि ये वाला कॉलम आया और ये वाला रो आया, तो इसका इंटरसेक्शन ये है, तो दिस इज नथिंग बट डी कॉलम और सेकंड रो। तो अगर कोई बोलेगा डी कॉलम डी टू, तो तुम बोलोगे अच्छा डी, यानी कि ये पूरा कॉलम और टू यानी सेकंड रो, तो इसका इंटरसेक्शन तुम बोलोगे यहां से। सो डी टू से डी फोर हुआ, तो यानी कि सेम ये वाला डी वाला कॉलम और फोर्थ रो यानी कि यहां पे चला गया। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी जगह, अगर दो कोऑर्डिनेट हैं, तुम्हारे पास रो नंबर और कॉलम नंबर, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है तुम्हारा वो तुम्हें पता है, और वर्टिकल लाइन कौन है वो तुम्हें पता है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट फॉर एनी नंबर। अगर मैं बोलूंगा ये वाला क्या है, तो तुम बोलोगे अच्छा रो तुम्हारा जी है और कॉलम तुम्हारा 6 है, तो ये तुम्हारा G6 है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो तुम बोलोगे अच्छा अच्छा इसमें कॉलम हमारा बी है और रो हमारा 5 है। इसी तरह से कोई भी पॉइंट को इस तरह से चेस बोर्ड पे कोई भी स्क्वायर को वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, मतलब मुझे उंगली से पॉइंट नहीं करना पड़ेगा ये स्क्वायर वो स्क्वायर, मैं सिंपली तुमको बोलूंगा अच्छा F3 कौन है, तो तुम बोलोगे अच्छा F3 ये रहा F और ये रहा 3, तुम बोलोगे कि ये वाला है, तो इजी है आइडेंटिफिकेशन करना। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जैसे कि हमने जैसे स्कूल वाले स्टेशनरी वाले एग्जांपल में पढ़ा या चेस वाले में एग्जांपल में पढ़ा, तो इससे एक कॉन्सेप्चुअली हमें क्लियर होगा कि अगर कोई भी प्लेस अगर ग्रिड में डिवाइडेड है, मतलब रोज और कॉलम्स में डिवाइड है, तो अगर वैसा डिवाइड कर लो और उसमें अगर हमें रो और कॉलम का नंबर पता चल जाए, तो हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि कौन सा वो प्लेस कहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Using the same term, write down your move if you play black and responds with the same move. अब अपना देख लो, अब तुम घोड़े को यहां चल सकते हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा C6 हो जाएगा, इसी तरीके से, ठीक है। The system used in these two example may be called a coordinate। तो ये जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं इसी को हम कोऑर्डिनेट, इसको कहा जा सकता है कि ये कोऑर्डिनेट है। Thanks to their two coordinates, the stationary shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined. So जब दो कोऑर्डिनेट एक तरह से नंबर है, तो जब दो कोऑर्डिनेट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नंबर है, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो तुमको एग्जैक्टली वो लोकेशन पता चल जाएगा। शॉप के केस में वो एग्जांपल है कि नंबर ऑफ रो तुमको पता है, नंबर ऑफ रोज पता था कि 5वां रो में है, और 7वां एक तरह से कॉलम वाइज 7वां शॉप तुमको पता है, तो वहां भी दो कोऑर्डिनेट से तुम इजीली शॉप पता कर लिया। और स्क्वायर चेस के बोर्ड के शेप में भी वी कैन इजीली फाइंड द प्रिसाइज लोकेशन इफ वी नो द टू कोऑर्डिनेट्स। Similar system of coordinate is used in the world of map to determine the location of any place on the map. Let us see how this system works. So अब coordinate system से हम familiar हो गए कि coordinate में अच्छा ठीक है points होंगे, दो coordinate हमें पता चल जाएगा, तो हम कोई भी place का पता कर सकते हैं। तो अब हम लेट्स सी कि वर्ल्ड के मैप में, लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क इफ वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड के मैप पे ये सिस्टम कैसे काम करता है, तो उसमें सबसे पहला चीज आता है लैटिट्यूड। देखो मैंने ऐसे याद किया था, लैटिट्यूड एल से लेटना होता है, एल से लैटिट्यूड होता है, तो जो भी लेटी हुई लाइन होती है तो वो तुम्हारा लैटिट्यूड है। तो ये जो भी इस तरह की, जस्ट स्टार्टिंग में बताता हूं कि जो भी इस तरह की लाइन ग्लोब पर रिप्रेजेंट होती है, जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक तरह से तुम्हारा नंबर ऑफ रोज डिटरमाइन करता है, ये तुम्हारा इट इज नथिंग बट ये तुम्हारी लैटिट्यूड है।
Let us return to the globe. It is easy to identify the north pole and the south pole on it. Rotate the globe. अब देखो, सो लेट्स गो ऑन द ग्लोब. यहां पे हम करेंगे, लेट्स सी कहीं ग्लोब का अच्छा पिक्चर है यहां पे. ठीक है. कोई आसान सा लेते हैं स्टार्टिंग में. सी, एक मिनट रुक जाओ. ग्लोब. तो अगर कोई भी ग्लोब का एग्जांपल लेते हैं, कोई एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं ग्लोब का. ये एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक दिस लार्ज. ठीक है. तो लेट्स सी, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. ताकि वो ग्लोब का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन भी पता चल जाए. तो देखो, ये जो ग्लोब होता है, तो ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये तुम्हारा एक तरह से नॉर्थ, ये तुम्हारा नॉर्थ साइड में है, तो नॉर्थ पोल कहते हैं. इसको साउथ पोल कहते हैं. इस वाले पोजीशन को साउथ पोल कहते हैं. और ये तुम्हारा नॉर्मल बीच का ग्लोब है. तो जस्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस, जो पॉइंट सबसे टॉप पे होता है ग्लोब का, वो तुम्हारा नॉर्थ पोल हो गया. ठीक है. और इसी के अपोजिट जो नीचे होता है, वो तुम्हारा साउथ पोल हो गया. तो यहां पे जो इस वाले ग्लोब में, जो नीचे वाला पॉइंट है, ये हमारा, एक सेकंड रुक जाओ. लेट्स यूज दिस एपिक पेन यूज करते हैं, उससे ना चीजें मजेदार हो जाएंगे. एटलीस्ट यहां पे समझने में इजी होंगे. सो जैसे कि मान लो ये ग्लोब है, तो ये वाला देखो पहले, लेट्स सी कि ठीक है, चलो छोड़ो, पहले एक बार इसको देख लेते हैं. ये जो पॉइंट होता है, जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड, क्योंकि ग्लोब तुम्हारा अर्थ ना सीधा नहीं रोटेट करता है, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है. तो कुछ चीजें मैं तुम्हें बता देता हूं, ये चीज हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. तो एक तरह से तुम इमेजिनरी लाइन मान सकते हो. लिटरली ग्लोब टिल्टेड बना होता है, क्योंकि अर्थ भी टिल्टेड होती है. तो एक इमेजिनरी लाइन हम मान सकते हैं, जो अर्थ, जिसके अराउंड अर्थ टिल्ट होके रोटेट कर रही होती है. इस इमेजिनरी लाइन को वी कॉल एक्सेस. ठीक है. अब ये इमेजिनरी लाइन जहां पे अर्थ से कनेक्ट रहता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट हमारा है नॉर्थ पोल. तो नॉर्थ पोल टेक्निकली एक पॉइंट है जहां पे अर्थ और एक्सेस उसका इंटरसेक्ट करते हैं. और अगर तुम्हारा, एक तरह से उसको कैसे बोलोगे, अगर अर्थ को तुम रोटेट कर रहे हो, जैसे अगर मान लो अर्थ को रोटेट कर रहे हो, तो हर पॉइंट अर्थ पे मूव करता है, बट पॉइंट वो वाला मूव नहीं करेगा. हर पॉइंट अर्थ पे ऐसे मूव करेगा, लेकिन जो नॉर्थ पोल होगा, वो साउथ पोल होगा, वो अपनी जगह पे ही रोटेट करता रहेगा. एक तरह से वो फिक्स पॉइंट होता है नॉर्थ एंड साउथ में. ठीक है. तो इसको नॉर्थ पोल कहते हैं. और साउथ में जो ये वाला फिक्स पॉइंट होता है, जहां पे एक्सिस और अर्थ का सरफेस एक तरह से इंटरसेक्ट करता है, ये हमारा साउथ पोल है. अब आगे भी हम पढ़ेंगे कि अब एक इमेजिनरी जो लैटिट्यूड की बात हम कर रहे हैं, एक इमेजिनरी, लेट्स क्लिक ऑन दिस. ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा. तो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पे, देन वी विल गो, ताकि एक तरह से चीजें क्लियर रहें, देन वी विल गो ऑन द मैप. तो अगर मान लो कि एक सबसे अर्थ, जैसे कि यहां सबसे मोटा है, धीरे धीरे पतला होकर पोल पे जा रहा है, यहां भी ऐसे है, धीरे धीरे पतला होकर पड़ जा रहा है. तो दोनों पोल के जो सेंट्रल पार्ट होता है, जहां पे अर्थ सबसे ज्यादा मोटा होता है, ठीक है, अगर वहां पे एक सर्कल, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं अराउंड द ग्लोब, यानी ये ग्लोब के आगे भी है और ग्लोब के पीछे भी जा रहा है, तो एक तरह से ये कंप्लीट सर्कल है. ये वाला जो लाइन, इमेजिनरी लाइन है, जो अराउंड द ग्लोब हम सबसे थिक पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं, जो ग्लोब के पीछे भी जा रहा है, मतलब उस तरफ भी है ये लाइन, ये एक तरह से सर्कल है अराउंड द ग्लोब. इसको वी कॉल इट इक्वेटर. और वो लाइन
जो इस इक्वेटर के, अब देखो ये इक्वेटर को एज अ रेफरेंस मान लो तुम लैटिट्यूड को, जैसे मैंने बताया लैटिट्यूड होता है लेटी हुई लाइन, तो ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन है, तो सबसे बड़ी लेटी हुई लाइन जो है वो इक्वेटर है। इसको लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, बट अल्टीमेटली ये सर्कल है अराउंड द ग्लोब। तो ये जो सर्कल है ये इक्वेटर है तुम्हारा, ये सर्कल है। अब धीरे धीरे मान लो इक्वेटर से थोड़े डिस्टेंस पर एक और तुम लाइन ड्रॉ कर दो इक्वेटर के पैरेलल में, जो कि अराउंड द ग्लोब जा रहा है, ठीक है। तो ये, और फिर उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दो, उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दो अराउंड द ग्लोब, उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दो। सेम हम नीचे करेंगे अराउंड द, यहां पे ड्रॉ करेंगे, उसके अराउंड यहां पे करेंगे, उसके अराउंड यहां पे करेंगे। दीज लाइंस जो कि इक्वेटर के पैरेलल में है, एक तरह से ये पैरेलल में मतलब इनका और इक्वेटर का डिस्टेंस हमेशा हर पॉइंट पे कहीं भी थ्रू आउट द सर्कल सेम रहता है। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस जो लाइन पैरेलल में चलती है, आपस में मीट नहीं करती है, रेलवे की पटरी के जैसा जो कि पैरेलल है, बिकॉज वो कहीं भी एक दूसरे से मीट नहीं करते हैं वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड के बारे में क्या पढ़े समझे हम लोग कि जो इक्वेटर है वो हमारा इक्वेटर हमारा सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, वो एकदम बीच में जाता है। और उसी तरह से हमारा जो दूसरे लैटिट्यूड हैं वो इक्वेटर से पैरेलल में, एक तरह से तुम कह सकते हो कि दूसरे लैटिट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे हैं। ये पहला लैटिट्यूड इक्वेटर से थोड़े डिस्टेंस पे है, ये उससे ज्यादा डिस्टेंस पे, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे टुवर्ड्स द पोल जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर है, क्लियर हो गया हमें नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, इक्वेटर क्या है और लैटिट्यूड क्या है और एक्सिस क्या होता है जिसपे अर्थ रोटेट करती है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ के अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी। अब ये पेन ना एक तरह से बंद करता हूं मैं, लेट्स इसको बंद कैसे करता हूं, लेट्स क्लियर स्क्रीन, हम ये बस स्क्रीन क्लियर करके माउस को ले आते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, बाद में कभी काम आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्लियर हैं। अब चलो, अब कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा पता चल गया है। अब नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द लैटिट्यूड। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। एक बार देख लें, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक। सो इट इज टू इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल, साउथ पोल। समझ गए हम लोग नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है। रोटेट द ग्लोब, अब रोटेट करोगे, व्हाइल इट रोटेट्स द फिक्स पॉइंट एट टॉप एंड द बॉटम ऑफ द आर द टू पोल। सो हमने देख लिया जो ग्लोब है, अगर इसको रोटेट करोगे ऊपर और नीचे के दो फिक्स पॉइंट को व्हाट वी कॉल इट पोल्स। हाफवे बिटवीन देम इज द इक्वेटर। सो इन दोनों पोल के बीच में जो ये वाली लाइन जा रही है, दिस इज व्हाट द इक्वेटर इज। सो दो ये जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उनके बीच में जो ये रेड लाइन जा रही है ना, अराउंड द ग्लोब। सो देखो ये दिस इज अराउंड द ग्लोब, ठीक है। ये पूरा ग्लोब के पीछे पीछे भी ऐसे जा रहा है। अगर मैं ऐसे डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर दूं, मतलब डॉट एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या ग्लोब के ऊपर नहीं ग्लोब के पीछे है, तो दैट इज द इक्वेटर। तो अराउंड द ग्लोब इन दोनों के, नॉर्थ पोल साउथ पोल के जो सेंट्रल पार्ट में होता है, जो लाइन इमेजिनरी लाइन अराउंड द ग्लोब, ये सारी इमेजिनरी लाइन है, रियल में अर्थ पर लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं जब अर्थ को एज अ ग्लोब रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट वी कैन लोकेट अ लोकेशन। वी विल सी हाउ इट हेल्प्स टू लोकेट अ लोकेशन। टू पोल्स हाफ है, इसको इक्वेटर कहते हैं। सो नोट दैट द सर्कल मेकिंग इट, तो ये जो सर्कल है वो तुम्हारा इक्वेटर है, जो लार्जेस्ट सर्कल है बिटवीन टू पोल्स। Imagine you stand on the equator and travel towards one of the poles. Your distance from the equator increases. ठीक है, तो अब अगर तुम इक्वेटर से शुरू होके पोल की तरफ जा रहे हो, यानी इक्वेटर से शुरू होके के पोल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो इक्वेटर से धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। ये नॉर्थ साइड में इंक्रीज कर रहा है, अगर नीचे जाएंगे तो ये साउथ साइड में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजेस। लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तो लैटिट्यूड मेजर करता है ये डिस्टेंस इक्वेटर से। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन दैट रन ईस्ट टू वेस्ट। सो ईस्ट टू वेस्ट, देखो अगेन ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हमेशा ये वाला ही सिस्टम चलेगा, नॉर्थ है, ये साउथ। तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो भी बोलो। सो ईस्ट से वेस्ट तक अगर कोई भी, यहां ईस्ट से शुरू होकर वेस्ट तक कोई भी लाइन तुम ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी सर्कल ड्रॉ कर रहे हो इस तरीके से, तो वो तुम्हारा पैरेलल टू द इक्वेटर। सो तुम्हारा जो हमने यहां भी देखा था कि
ये तो कोई भी अगर हम लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं ईस्ट टू वेस्ट जो कि इक्वेटर के पैरेलल है, पैरेलल मतलब वो सेम है, तो यहां पे तुम्हारा लेट मी नॉट, चाहे तुम ये वाले लाइन की बात कर लो, ये वाला जो लाइन है, या ये वाला लाइन की बात कर लो, ये वाला लाइन जो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ये एग्जैक्टली ऐसा, ये 30 डिग्री वाला है जो कि पैरेलल है इक्वेटर में, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल टू इक्वेटर, सच अ लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसको लैटिट्यूड या दूसरे वर्ड में पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। इट ड्रॉस एज अ सर्कल अराउंड द ग्लोब, अराउंड द अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो लैटिट्यूड होती है दैट इज नॉट सेमी सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल होती है। तो अगर ये मैं 30 डिग्री पर ये जो 30 डिग्री पर एक लैटिट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये उधर जाके भी एक्सटेंड करेगी, ऐसे ऐसे करके करके फिर यहां पे आके ये एक तरह से कंप्लीट ऐसे करके सर्कल बनाएगी। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट सर्कल बनाती है, तो ये इसको कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जो कि एक तरह से ड्रॉ सर्कल अराउंड द अर्थ। सो इक्वेटर को बिगेस्ट सर्कल, उसके थोड़े डिस्टेंस पर अगर सर्कल बनाओगे तो एक दूसरा लैटिट्यूड उससे और डिस्टेंस पे, ऐसे करते करते पोल पे तुम्हारा वो है। अगेन इट इज इजी टू नोट दैट द ग्लोब, दैट द सर्कल, दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वेटर। और ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा सर्कल है इक्वेटर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये सर्कल, जो ये देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, जैसे जैसे पोल पे जाओगे सर्कल छोटा छोटा होकर डॉट बन जाएगा, और जैसे जैसे इक्वेटर के तरफ हम लोग जाते हैं, ये सर्कल का जो साइज है वो विद द टाइम बड़ा होता जाता है। ये देखो सर्कल का साइज, उसके बाद ये वाले सर्कल का उससे बड़ा साइज है। ठीक है, डोंट माइंड माई ड्राइंग, बट आइडिया क्लियर है कि जैसे इक्वेटर के से नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो इस सर्कल का साइज छोटा होता जाएगा, नॉर्थ पोल से वापस इक्वेटर पे आएंगे सर्कल का साइज बड़ा होता जाएगा, और इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल। ठीक है, so globe, the again it is easy to note from on the globe that the largest circle is the equator, while the circle marked by the parallel of latitude grows smaller as we move northward or southward। ठीक है, ये क्लियर है। लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। अब इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस इन डिग्रीज बाय कन्वेंशन। तो कोई चीज से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, मे बी कोई इमेजिनरी एबीसीडी से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट बाय कन्वेंशन जो या मीटर या 1 2 3 4 भी कर सकते थे। बट देखो कि बहुत अच्छा है कि उसको हम एज अ डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन है डिग्री। द इक्वेटर को हम मानते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, वाइल द लैटिट्यूड ऑफ द टू पोल्स आर 90 डिग्री। सो दो पोल का जो लैटिट्यूड होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री होता है। तो नॉर्थ नॉर्थ अब नॉर्थ पोल का तुम्हारा 90 डिग्री नॉर्थ है, और साउथ पोल का तुम्हारा 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली है, और बीच के तुम वही 0 से लेकर 90 तक वो होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं तुमको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे, जस्ट इसमें। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेट्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये देखो कि जो अर्थ है, अब देखो डिग्री का कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर है कि ये जो अगर एक लाइन है ए, और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, अगर सेम है तो ये एक तरह से 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। अगर एक लाइन ऐसी है और एक लाइन एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर है, तो ये हम 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, जस्ट समझने के लिए। उसी तरह से ये एक लाइन है और एक लाइन एकदम 90 के एकदम बीच में है, अगर ये 90 था उसके बीच में है, तो ये 45 रिप्रेजेंट करता है। इससे थोड़ा कम होगा तो मे बी ये 30 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, इससे थोड़ा यहां पे होगा तो ये 60 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा यहां से यहां तक, और ये पूरा अगर ऐसे होगा तो ये 90 डिग्री। तो ये डिग्री का कॉन्सेप्ट है। अब यहां 90 डिग्री के बाद अगर ये तुम्हारा ये 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो अगर इधर जाएगा तो मे बी अगर ये 30 डिग्री है तो 90 प्लस 30 ये पूरा जो तुम्हारा 120 डिग्री होगा। उसी तरह से 150 160 ऐसे करते करते जो अपोजिट लाइन होती है, यानी कि अगर एक लाइन तुम्हारी ये है और दूसरी लाइन एग्जैक्टली इसके अपोजिट में है, यहां पे दोनों लाइन सेम थी तो 0 डिग्री था, अगर एग्जैक्टली अपोजिट में है इसको 180 डिग्री कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझो, ये 180 डिग्री है। उसी तरह से अगर एक लाइन है और दूसरी लाइन हम बोलते हैं कि ऐसा मान लो कि ये सेम ना, ये वाला सर्कल लेते हैं,
तो यहां से यहां तक तुम्हारा जो अगर लाइन है तो ये 180 डिग्री है, और इधर से यहां तक भी लाइन ये 180 डिग्री है। तो एक कंप्लीट अगर सर्कल कोई भी एंगल का लोगे तो ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है हमारा कि अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो ये 0 है, फिर ये 30 जाता है, यहां पे आएंगे तो ये 90 है, यहां पे आएंगे तो 180 है, अगर इसके अपोजिट में जाएंगे, अगर ऐसे 90 हो गया, 180 हो गया, यहां पे आएंगे तो 270 है, और कंप्लीट अगर आ जाएंगे तो ये 360 डिग्री। तो यानी एक कंप्लीट सर्कल का 360 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो कि एंगल क्या है जो हमने मैथ्स में पढ़े हैं। तो क्लियर है, अब 0 डिग्री सेम है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है तुम्हारा 0 है, जैसे बड़ा 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 60 हो, 45 हो गया, ऐसे करते करते 90 स्ट्रेट है तो 90, कंप्लीटली अपोजिट है एक दूसरे के तो 180 हो गया, और अगर उसके गोल होके वापस से सेम पोजीशन पे आ रहा है तो वो पूरा को हम 360 डिग्री कहते हैं। यानी कि अगर मैं खड़ा हूं, अगर मैं 90 डिग्री मुड़ूंगा तो अपने लेफ्ट में मुड़ जाऊंगा, अगर मैं 180 डिग्री मुड़ा तो अब मैं बैक मतलब उल्टा देखने लगूंगा, अगर कोई बोलेगा कि 360 डिग्री रोटेट करो तो मैं पूरा घूम के वापस से सेम जगह पे आ जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिग्री का। अब इसी से कोऑर्डिनेट जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल टाइप में कि कैसे रिप्रेजेंट किया गया होगा अर्थ के उसको। तो अब जैसे मान लो कि अर्थ का ये स्फीयर है, ठीक है, ये एडवांस में कौन सी क्या बकवास, ये अर्थ का स्फीयर है, काफी लेट मी उसको ना थोड़ा अच्छा स्फीयर बनाते हैं, इसको करते हैं इनहेंस कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जब तक हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाना दे वो। तो अगर हम एक स्फीयर बनाते हैं अर्थ का, ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब क्या करो इसमें कि एक इमेजिनरी लाइन इक्वेटर वाला ले लो, ये एक इमेजिनरी लाइन इक्वेटर को मान लो, ठीक है, हाँ इसलिए मैं ये नहीं कर रहा था, ठीक है। अब ये इमेजिनरी लाइन इक्वेटर, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है, इक्वेटर है, ये लैटिट्यूड है, ये लेटी हुई लैटिट्यूड थी, तो ये एक तरह से स्फीयर की बात चल रही है कि ये एक बॉल को अगर मैंने ऊपर से काट दिया, ठीक है, तो जैसे कि सर्कुलर बॉल था, ये इसके बीच वाला पार्ट है। अब ये मान लो कि सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है, तो यहां से फिर वो एंगल का कॉन्सेप्ट आया। अगर तुम इक्वेटर की एंगल देखो इस सेंटर ऑफ प्लेन से, अगर एक ये प्लेन को मान के चलो, तो इस लाइन को अगर तुम कांस्टेंट लो तो इक्वेटर का अगर ये वाला पॉइंट है तो ये एक तरह से 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अगर मान लो इसके ऊपर एक लैटिट्यूड रहेगा, अगर ये तुम्हारा सेंटर ऑफ प्लेन है, अब एक और लैटिट्यूड, अब इसको इजी क्लियर करने के लिए ये वाला मतलब पीछे की चीज मैं डिलीट कर रहा हूं, क्या है यार इरेज करो, बकवास, ठीक है। इरेजर का, अच्छा सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। सो अगर मैं इरेजर लेता हूं, ठीक है, और ये पार्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो ये हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि ये अर्थ का बीच का प्लेन है, यानी अर्थ को काट लो तो ये वाला प्लेन है, ठीक है, तो ये वाले प्लेन पे जो ये पॉइंट है यहां से हम देख रहे हैं, तो इक्वेटर का जो ये सीधा लाइन है ये एक तरह से 0 डिग्री बना रहा है। अब अगर यहां से इक्वेटर के पैरेलल में एक लाइन जा रही है, तो इस लाइन का एंगल यूज करने के लिए तुम क्या करो कि इस वाले लाइन को रेफरेंस लेकर यहां पे इसको मूव करते जाओ। तो इस पॉइंट पर अगर मान लो 30 डिग्री है, तो इस पॉइंट पर जो भी लैटिट्यूड हो मतलब लैटिट्यूड होगा उसको हम लोग 30 डिग्री लैटिट्यूड कर लेंगे। अगर ये यहां पे 45 डिग्री है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो भी लैटिट्यूड होगा उसको हम लोग 45 डिग्री लैटिट्यूड कहेंगे। 45 डिग्री, ये लैटिट्यूड तुम्हारा 30 डिग्री है। अब ये वाला लाइन तुम्हारा पोल पर अगर तुम बोलोगे, अभी अर्थ को स्लैंट मान के चलते हैं, तो ये पोल है, नॉर्थ पोल, तो दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये जो फॉर्म लाइन बना रहा है ये अर्थ के इमेजिनरी प्लेन से ये 90 डिग्री का बना रहा है। तो ये समझने के लिए, कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए
ऐसे समझ सकते हो कि इक्वेटर जो इमेजिनरी अर्थ के सेंट्रल प्लेन से 0 डिग्री पे होती है, जैसे जैसे ऐसे बढ़ता जाता है, ये ले सकते हो। एक ये तरीका कॉन्सेप्ट वाइज है जो मेरे टीचर ने बताया था मुझे। और बाकी कन्वेंशन मानना है तो कन्वेंशन मान लो कि इक्वेटर 0 है, पोल 90 है, और उसके बीच का उसी हिसाब से तुम डिवाइड कर लो। सो लेट्स और थोड़ा सा एक बार ये कर लेते हैं। लैटिट्यूड अगर कर लेता हूं मैं, देखो ये सारे कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इस पे इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो कोई सिंपल सा ले लेते हैं। लेट्स सी दिस वन, ये सिंपल सा इमेज है। ओपन द न्यू टैब। ठीक है, जैसे एक सेकंड रुको, थोड़ा सा ना बड़ा इमेज ले लेते हैं। तो उसको बड़ा कर सकते हैं बट जस्ट इसके लिए। तो ये रहा, एक ये वाला अच्छा ये है। तो तुम्हारा अगर ये वाला ओपन न्यू टाइप कर लो, ये इमेज, ये बकवास। चलो यहाँ असल में यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा उसको ना, मेरा चेहरा आ जाएगा। जस्ट लीव इट। ओपन इमेज। ठीक है, तो ये वाला इमेज है, तो ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड है। तो अगर इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, तो इस पॉइंट से तुम्हारा ये जो बनाता है, ये हमारा 0 डिग्री बना रहा है। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, मे बी ये 30 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है, और ये जब पूरा यहां से लेकर जो यह जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट लैटिट्यूड का। तो जो साउथ पोल वाले हैं उसको फिर हम नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, फिर साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ कहते हैं, जो कि हम ये वाले से क्लियर है कि कैसे वो, एक तरह से तुम इस तरह से भी डिग्री ले सकते हो कि एग्जैक्टली यहां पे जो आ रहा है वो वो हमारा, तो ये जो हमारा है, ये हमारा 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल का है, उसी तरह से ये यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा साउथ डायरेक्शन में। तो ये हमारा 90 डिग्री साउथ वाला डायरेक्शन है। ठीक है, तो क्लियर है लैटिट्यूड। जो इक्वेटर हमारा याद करने वाली चीज है कि इक्वेटर हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और हमारा नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ हमारा वो भी 90 डिग्री है। देर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड द क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर। द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। सो लैटिट्यूड और इक्वेटर में क्लाइमेट में रिलेशन होता है कि नॉर्मली जो इक्वेटोरियल कंट्री होती है, जहां पे इक्वेटर पे जो जो कंट्री है, जैसे कि मे बी तुम्हारी इंडिया इक्वेटर से नियर है, या अफ्रीकन कंट्री है, या जो भी कंट्री है, वहां पे क्लाइमेट थोड़ा सा हॉट होता है, वहां पे क्लाइमेट गर्म होता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। वी विल स्टडी, जब हम क्लाइमेट प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट कर रहा है, विल रीड देयर, वी विल लर्न दैट कॉन्सेप्ट। अभी बस ये जानो कि अराउंड द इक्वेटर क्लाइमेट जनरली हॉट होता है, और उसको हम लोग टॉरिड क्लाइमेट भी कहते हैं। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर होते जाओ। जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ में तुम पोल की तरफ ट्रेवल करते हो, तो वी ऑल नो इक्वेटर पे सन एकदम सर के ऊपर है, गर्मी है, तो ये तुमको पता है। और एकदम पोल पे जाओ, नॉर्थ पोल पे भी जमा रहता है, साउथ पोल पे भी जमा रहता है। वी ऑल नो, चाहे अंटार्कटिका हो या आर्कटिक सर्किल में, या ऊपर की जो कंट्री है, या रशिया कनाडा, वहां पे हम लोग को पता है कि ठंड रहती है बहुत ज्यादा। तो इक्वेटर पे क्लाइमेट जनरली हॉट होता है, हॉट क्लाइमेट को टॉरिड भी कहते हैं। एज वी ट्रेवल अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, क्लाइमेट
अब जो पोल पे ठंडा है, इक्वेटर पे बहुत गर्मी है, तो जैसे ट्रेवल करोगे तो सडन नहीं होता, ग्रेजुअल होता है, यानी इधर से गर्मी से धीरे 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 ठंडा बढ़ता जाएगा, और अगर उधर से नीचे ट्रेवल कर रहे हो तो ठंड से धीरे धीरे गर्म। तो बीच का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, सुहाना होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल, द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट, क्लाइमेट थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, इसको टेम्परेट क्लाइमेट भी कहते हैं। सो जो ज्यादा ठंडा ना हो ज्यादा गर्म ना हो उसको मॉडरेट या टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। एंड द क्लोजर टू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्ड, और अगर तुम नॉर्थ या साउथ पोल के क्लोज चले जाओगे, चाहे यहाँ पे नॉर्थ या साउथ पोल के, तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंड होता है, उसको फ्रिजिड क्लाइमेट भी कहते हैं। तो ये जो तीन टर्म है, हॉट के लिए टॉरेट, मॉडरेट के लिए टेम्परेट, और कोल्डर के लिए फ्रिजिड क्लाइमेट, जस्ट याद कर लो क्योंकि कभी भी इंटरचेंजली यूज किया जा सकता है। यू विल लर्न इन साइंस व्हाई दिस इज सो, साइंस में पढ़ोगे, इनफैक्ट ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे आगे की क्लास में, यू विल लर्न कि ऐसा क्यों है, साइंस में भी या साइंस में या ज्योग्राफी में, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, वो जस्ट जो इंटरेस्टेड है उनके लिए कि ये डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर होता है, क्योंकि अर्थ थोड़ा स्लांटेड है, तो सनलाइट जब यहां से पड़ेगा तो पोल पे सीधा सीधी पड़ता है, और जैसे जैसे यहाँ पे वहां पे लाइट स्प्रेड हो जाती है। तो जब लाइट सीधी पड़ती है तो एक तरह से सन का लाइट का कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया में ज्यादा रहता है इक्वेटर के पास, तो वहां गर्म है। पोल पे वो सेम जो पर यूनिट एरिया वाला लाइट होता है वो स्प्रेड कर जाता है, तो हमारा लाइट तुम्हारा पर यूनिट एरिया का लाइट पर यूनिट एरिया एनर्जी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो इसलिए वहां पे ये रहता है। ठीक है, जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जस्ट कोई इंटरेस्टेड है, जैसे कि अगर मान लो ये कर्व है, ठीक है, अगर कोई दो लाइन आ रही है, ये चौड़ी सी लाइन अर्थ के सन की, मान लो कुछ भी 10 यूनिट हीट है, तो अब देखो इतने से एरिया में 10 यूनिट हीट मिली, ठीक है। लेकिन अगर ये स्लांट वे की बात चल रहा है, तो सेम ये आ रहा है, ये यहां पड़ेगा, और सेम ये 10 यूनिट अगर मान लो जाके यहां तक पड़ता है, तो सेम जो 10 यूनिट आ रहा है अब वो बड़े एरिया में डिस्पर्स कर गया, यानी इतने बड़े एरिया में मिलके वो 10 यूनिट बन रहा है। तो पर यूनिट एरिया एक तरह से हाफ हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पे कंसंट्रेशन जितना सन से आ रहा है उतना सेम एरिया पे पड़ रहा है, तो हीट ज्यादा होती है। यहां पे जो 10 सन से आ रहा है वो यहां पे ज्यादा एरिया में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो पर यूनिट एरिया हीट अर्थ को कम मिलती है, तो इसलिए वहां पे टेम्परेचर ठंडा रहता है। तो इसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे, जस्ट अभी के क्यूरियोसिटी को वो करने के लिए आई कवर दैट। ठीक है, अब आते हैं ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन एंड इन कोर्स ऑफ द ईयर। सो और यही लैटिट्यूड और अर्थ का टिल्ट रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट सीजन के लिए भी, दैट विल ऑल्सो स्टडी लेटर। ठीक है, दिस ग्लोब shows parallel of latitudes and मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या है अब हम पढ़ेंगे। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड तुम्हारा जो पैरेलल लाइन है अक्रॉस द अर्थ, उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूड का। तो याद ऐसे करना है, लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड है तो दूसरी लाइन लॉन्गिट्यूड है। तो लैटिट्यूड के परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, पैरेलल होती है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, परपेंडिकुलर होती है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे। तो लॉन्गिट्यूड तुम्हारा वो है जो तुम्हारी वर्टिकल लाइंस अक्रॉस द ग्लोब है, वो तुम्हारा लॉन्गिट्यूड है। इमेजिन हाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। अब इमेजिन करो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाना है, अर्थ के अंदर से नहीं जा सकते, सरफेस से जाना है एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन में। तो ये रेड लाइन के अक्रॉस तुम शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन के अक्रॉस तुम ट्रेवल करते हो। Observe the globe, you will see that instead of passing through the Europe and Africa, you could also pass through Asia. The distance would remain same. अब ये देखो, यहां से जाओगे तो वो डिस्टेंस सेम ही है, यहां अमेरिका से होके पास करोगे। अगर यहां से इस डायरेक्शन में जाते हो तो अफ्रीका से तुम यूरोप होके भी जा सकते हो, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ये भी डिस्टेंस, और तुम एशिया होके भी जा सकते हो। सभी केस में जो ये इसका जो डिस्टेंस होगा, जो सेमी सर्कल का नॉर्थ से साउथ पोल का डिस्टेंस होगा, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, वो सब जगह सेम होगा। तो एक हमें ये कैरेक्टरिस्टिक इसका पता चला कि ऑब्जर्व, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप, यू कुड आल्सो पास थ्रू एशिया, द डिस्टेंस वुड
distance would remain same. These lines are called meridians of latitude. So जो वहां पे parallels of longitude कहा जाता था, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता था, इनको मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, सिंपल लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हो या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हो. दे आर हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर. अब यहां से दो दो डिफरेंस तुमको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में पता चल गया. एक तो जो लैटिट्यूड होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द सरफेस लेटी हुई लाइन होती है लैटिट्यूड, वो कंप्लीट सर्कल अराउंड द ग्लोब होता है. ठीक है. और लॉन्गिट्यूड तुम्हारा हाफ सर्कल है, एक पोल से शुरू होती है दूसरे पोल पे खत्म होती है. अपोजिट को उसको कंप्लीट सर्कल नहीं लेते हैं वो ये रीजन हम पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट सर्कल नहीं लेते हैं. और जो तुम्हारा जो लैटिट्यूड होता है वो कंप्लीट सर्कल होता है. और हर लैटिट्यूड का साइज, जैसे इक्वेटर का सबसे बड़ा सर्कल हुआ, सबसे बड़ा, और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते जाते हैं जो सर्कल का साइज होता है छोटा हो जाता है. जबकि लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं है. लॉन्गिट्यूड का जो साइज होता है, लॉन्गिट्यूड एक तरह से सेमी सर्कल है, और वो सेमी सर्कल का साइज अक्रॉस द ग्लोब, कोई भी लैटिट्यूड का साइज सेम होता है. ठीक है. दे आर हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अनदर. और अनलाइक लैटिट्यूड, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ सेम साइज. ठीक है. यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट अर्थ स्पेन्स, हाँ ठीक है, यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सेस. तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ अपने ये वाले एक्सेस पर स्पिन करता है. ठीक है. टू पुट इट सिंपली, लेट प्लेस अ डेस्क लैम्प a little away from our globe, focus on it and imagine that it is sun illuminating the earth. Slowly rotate the globe eastward. We can note that some places the earth is morning while the other it is midday or evening or night. When it's breakfast time in one country, it is lunch time in another country, and in third country people are fast asleep. That is why by measuring the longitude of the place, we will also be measuring the time and the places. Let us see how. अब ये वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये सिंपली वही वाला कॉन्सेप्ट बता रहा है. अगर मैं ये करूं डे एंड नाइट, सी मैं ऑलरेडी चीजें नहीं करता हूं, तुम लोग के लिए सर्च करके करता हूं, सो दैट यू शुड ऑल्सो लर्न, यू गाइज लर्न द एबिलिटी कि चीजें सर्च कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं. इसमें भले ज्यादा टाइम लगता है, बट आई वॉन्ट यू to not learn things, I want also you to learn the ability to learn things on your own. ठीक है. तो कल को तुम्हें कोई चीज में कंफ्यूजन आएगा तो you know how to search it on Google and where to find things. ठीक है. तो अब जैसे कि इसमें ये वाला डायग्राम लेके चलते हैं. लेट्स सी यार, पहले से कर लेते हैं लार्ज साइज वाला डायग्राम ताकि कोई रोना धोना ना हो. और लेट्स सी, इसमें तो यार अर्थ को सेम ही दे दिया है. लेट्स टेक, ठीक है. तो ये फोटो देख लेते हैं, और एक ये फोटो अच्छे से देख लेते हैं. ठीक है. एनडीटीवी खोल गया, ये फोटो से काम चल जाएगा. तो हम यहां पे हम देख रहे हैं, लेट्स चेक दिस आउट. ठीक है. तो ये देख लो, ये हमारा सन है, सन का रे जा रहा है अर्थ की तरफ, और ये अर्थ अपने एक्सेस पर घूम रही है. तो अर्थ सीधी नहीं घूमती है, ये अर्थ अपने टिल्ट होके अपने एक्सेस पर घूमती है. सो ये यहां से ये अर्थ है जो अपने एक्सिस पर घूमती है. अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन होता है तुम्हारा काउंटर क्लॉकवाइज, ये घड़ी के डायरेक्शन में नहीं, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में. तो घड़ी हमें पता है ऐसे करके घूमता है, तो अर्थ ऐसे घूमती है. एक तरह से अर्थ का घूमने का डायरेक्शन ये है, इधर ऐसे घूमती है, इस तरह से इधर घूमेगी अर्थ. ठीक है. तो जो पार्ट पे सनलाइट डायरेक्टली पार्ट पड़ रही है वहां पे एक तरह से डे है. ठीक है. जो पार्ट पे अर्थ की लाइट नहीं पड़ी है, ये पार्ट हमारा नाइट है. ये पार्ट, अगर ये पार्ट तुम्हारा अर्थ का रोटेशन ये है, तो ये नाइट से डे के तरफ आ रहा है. तो यानी कि यहां पे जो पॉइंट है,
वो तुम्हारा मॉर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में तुम्हारा मॉर्निंग में जैसे जैसे टाइम बीतता है तो दिन और उजाला होता जाता है। तो हमें पता है चूंकि अर्थ एक तरह से अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो एक तरह से वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ। तो जो भी यहां पे पॉइंट है वो अब धीरे धीरे अंधेरे से उजाले की तरफ आएंगे, यानी कि वो मॉर्निंग से डे की तरफ जाएंगे। तो ये पॉइंट में मॉर्निंग है। अगर अब मान लो पॉइंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इस वाले इसमें दिख नहीं रहा है, वो डे से धीरे धीरे, मतलब अगर इस पॉइंट पर है तो एक तरह से इवनिंग से धीरे धीरे नाइट की तरफ जा रहा है, तो वहां पे इवनिंग है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है कि एक पॉइंट में अगर यहां पे लोग नून में दिन का खाना खा रहे हैं तो यहां के लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे और यहां पे लोग आराम से सो रहे होंगे। तो यही उस पैराग्राफ में कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द तुम कहां पे हो, तो ये रोटेशन से। अब क्या होता है कि अब देखो, इसीलिए ये होता है कि अर्थ जब वो हम पढ़ेंगे कि क्यों एक पोल में हमेशा रात होता है एक दिन होता है, लेट्स नॉट कंफ्यूज इट। अभी चीजें पता चल गया डे और नाइट का कॉन्सेप्ट। अब अगर तुमको पता है कि एक एरिया में अर्थ के नाइट है और एक एरिया में अर्थ के डे है, जो कि लैटिट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर तुम लैटिट्यूड की बात करो, जैसे इक्वेटर है लैटिट्यूड, तो इक्वेटर पे कुछ पार्ट हैं जिसमें डे है यार, कुछ पार्ट है जिसमें इवनिंग है, कुछ पार्ट है जिसमें नाइट है। तो इसका मतलब अर्थ का अगर हमें डे नाइट देखना है तो हमें लैटिट्यूड ना लेके लॉन्गिट्यूड की बात करनी पड़ेगी। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड आर द लाइंस जो अर्थ के पोल से पोल तक जाता है। तो ये पोल से जो पोल तक के लाइन है, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूड वो रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारा लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो ये वाले जो लाइन होते हैं, ये वाला जो लाइन है, दिस इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूड। तो ये यहां भी जाते हैं, मतलब इस तरह से भी तुम्हारा जाएगा, मतलब एक पोल से यानी नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करके साउथ पोल तक जाता है। सभी सेमी सर्कल हैं, कंप्लीट सर्कल नहीं, सेमी सर्कल लोगे, ये कंप्लीट नहीं है। ऑल्दो तुम बना सकते हो बट ये है नहीं कंप्लीट। ये सेमी सर्कल एक लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो दीज आर नथिंग बट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में कंफ्यूज नहीं होता। लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड है जो इक्वेटर है तुम्हारी, और बाकी जो हॉरिजॉन मतलब खड़ी हुई लाइन है वो तुम्हारी लॉन्गिट्यूड है। तो अर्थ का ग्लोब को इमेजिन करो, जो वर्टिकल लाइन है वो तुम्हारी लॉन्गिट्यूड है। तो अब तुम देखोगे कि मोटा मोटी कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर जैसे ये वाले लैटिट्यूड में इस वाले एरिया में जो भी चीज पड़ा है वहां पे नाइट है, ठीक है। इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में जो भी एरिया पड़ा है, चाहे वो नॉर्थ पोल में हो चाहे साउथ पोल है, मोटा मोटी वहां डे है, यहां पे तुम्हारा डे है। तो तुमको ये क्लियर होगा कि जो डे एंड नाइट डिटरमाइन करती है, टाइम को डिटरमाइन करने में लैटिट्यूड मतलब लॉन्गिट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है। डोंट कंफ्यूज, अगर मैं गलत भी बोल रहा हूं तुमको समझना वही है कि ये वाली जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूड है, और ये जो लाइन थी इक्वेटर और जो हमने पढ़ा था वो लैटिट्यूड थे। तो लॉन्गिट्यूड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, हेल्प करता है हमें टाइम करने में, और डे और नाइट कैसे करने में। ये कैसे करता है, लेट्स स्टडी। ठीक है, सो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, एंड लेट्स गो बैक टू आवर नॉर्मल थिंग। तो आ जाते हैं अब इसको, ठीक है। अब टू मेजर, अब देखो लैटिट्यूड में तो लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइन में तो बहुत इजी था एक रेफरेंस पॉइंट लेना, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट लेना क्यों इजी था? क्योंकि इक्वेटर सबसे बड़ा लाइन है, ठीक है। तो उसको तुम एज अ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो कि ठीक है यार, सबसे बड़ा लाइन इक्वेटर, उसको 0 मान लिया, फिर नॉर्थ को 90 मान लिया, साउथ को 90 मान लिया, और बीच वाले उसी से डिवाइड कर लिए। जो एकदम बीच में पड़ गया 45 30, और उधर के साइड में पड़ा तो 60 ले लिया। लेकिन लॉन्गिट्यूड का क्या? लॉन्गिट्यूड तो सब सेम ही है। अगर लॉन्गिट्यूड में यहां लॉन्गिट्यूड करूं, ये छोड़ो लॉन्गिट्यूड ना, अब हम लोग अपने इसमें ही एनसीईआरटी के इससे बात करते हैं। हाँ,
तो अगर मान लो ये लैटिट्यूड तो इक्वेटर वाला बड़ा था, ऊपर जाके छोटा था, तो हर लैटिट्यूड आपस में डिफरेंट है, बट लॉन्गिट्यूड तो हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हैं कि नॉर्थ से साउथ पोल में चाहे तुम यूरोप से जाओ, एशिया से जाओ, सब सेम ही सर्कल है और सब सेम इसकी है। तो किसको बोलोगे कि कहां से स्टार्ट हुई और कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, किसको बोलोगे? इंडिया वाले बोलेंगे हम फर्स्ट है, ये इससे फर्स्ट लो, ये बोलेंगे नहीं नहीं इसको फर्स्ट लो, क्योंकि कोई भी छोटी बड़ी नहीं है, सब इक्वल है। तो यहां पे एक जब भी इस तरह का कोई चीज आता है जहां पे नेचुरली कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो वहां हम बाय कन्वेंशन एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। तो बाय कन्वेंशन मतलब सब एग्री कर गए कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। ठीक है। So just latitude is just as latitude is measure of distance from the equator, जैसे हमने समझा था कि जो latitude है वो एक तरह से distance है इक्वेटर से कितने दूरी पर है। Equator, if you travel towards one of the pole, longitude is a measure of distance from the prime meridian. So longitude is the measure of distance from the prime meridian. So अब तुमको क्वेश्चन आएगा प्राइम मेरिडियन, अब प्राइम मेरिडियन क्या है, तो लेट्स सी। इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर, सो अगर इक्वेटर के अलोंग चलो तो ये वाला जो लाइन अभी मान लो, अभी ये समझो कि ये जो लाइन है वो हमारा प्राइम मेरिडियन है। इसमें ना मैंने कुछ ज्यादा खिचपिच कर दिया, तो लेट्स डिलीट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये वाली जो तुम लाइन देख रहे हो, जो वो लाइन कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो लाइन है वन ऑफ द मेरिडियन, अब कोई एक बाय कन्वेंशन हमने मान लिया कि ये वाला जो मेरिडियन है, ध्यान रखो कि देखो ये मेरिडियन ना इंग्लैंड से पास कर रहा है, ये इंग्लैंड का मैप है, इंग्लैंड के कोई एक रीजन से पास कर रहा है, वो वाला मेरिडियन मतलब वो वाला तुम्हारा लॉन्गिट्यूड, वो वाला लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये जो प्राइम मेरिडियन लिखा रहता है, दिस इज नथिंग बट प्राइम मेरिडियन। और दूसरे मेरिडियन को, जैसे वहां पे लैटिट्यूड के केस में हम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर मान सकते थे एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, यहां पे हम मान सकते हैं कि ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है, इट इज जस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्राइम मेरिडियन एज वी ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। सो इक्वेटर से एक मान लो ये पोजीशन पे है, तो इक्वेटर से अगर हम ट्रेवल करते हैं तो प्राइम मेरिडियन से कितना डिस्टेंस पे है वो रिप्रेजेंट तुमको करता है अलग अलग जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूड है। तो प्राइम मेरिडियन को तुम कांस्टेंट ले लो और उससे जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता है अलग अलग लॉन्गिट्यूड उसको रिप्रेजेंट करता है। सो लॉन्ग इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर, सो एक तरह से लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड इज द डिस्टेंस, ये हर एक डिस्टेंस अगर इक्वेटर के ट्रेवल करते हो तो इस प्राइम मेरिडियन से कितने कितने दूरी है, तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिफरेंट लॉन्गिट्यूड। असल में छोटा छोटा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये असल में कंप्लीट सेमी सर्कल है ऊपर और नीचे भी। ठीक है, जिस तरह से लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस, जब इक्वेटर से तुम पोल की तरफ ट्रेवल करते हो, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहे यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, फिर वहां पे एक पूरी चलती है, उसी तरह से यहां पे डिस्टेंस होता है प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस, और फिर तुम वहां पे पूरा लाइन ड्रॉ कर लेते हो। याद रखो कि जो अनलाइक जो लैटिट्यूड होती है, जो पैरेलल होती है, आपस में कभी नहीं मिलती है, जो लॉन्गिट्यूड होती है वो हर जाके सारी लॉन्गिट्यूड पोल पे मिलती है, यानी पोल पे जाके ऑल लॉन्गिट्यूड दे मीट। इफ यू ट्रेवल लॉन्गिट्यूड टू इज द मेजर ऑफ द, अब जैसे कि लैटिट्यूड को डिग्री में मेजर करते हैं, लॉन्गिट्यूड को भी डिग्री में मेजर करते हैं, और इसका सिंपल है, इसके लिए वो ये वाला मतलब भोकाली कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है इस तरह के एंगल वेंगल बनाने के लिए, इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट है, बताता हूं। इफ यू ट्रेवल अलोंग द लॉन्गिट्यूड टू मेजर इन द डिग्री, लॉन्गिट्यूड को भी डिग्री में मेजर किया जाता है, वेस्टवर्ड या ईस्टवर्ड, इट इंक्रीजेज इन द वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 विथ लेटर वेस्ट और ईस्ट। अब देखो कैसे, ये जस्ट मैं तुमको एक टॉप व्यू दे देता हूं तो जिससे इजी रहेगा समझना। टॉप से देखते हैं अर्थ को, ठीक है, सो अर्थ को हम लोग टॉप से देखते हैं। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं यार एक अच्छी सी सर्कल,
ताकि किसी को कोई दुख या तकलीफ ना हो। मान एक सेकंड, हाँ अब इसको नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। मान लो ये अर्थ का ना टॉप से देख रहे हो तुम, और इसको बड़ा सा, इसको तुम मान लो पोल, ठीक है, ये तुम्हारा पोल है। अब ये मान लो कि तुम ऊपर से देख रहे हो तो अर्थ का ये तुम्हारा इक्वेटर है, एक तरह से इक्वेटर है। ऊपर से देख रहे हो तो सबसे मोटा पार्ट जो अर्थ का इक्वेटर है, ये तुम्हारा इक्वेटर होगा। ऊपर से देखने पे ये पोल है, और अर्थ के ऊपर से देख रहे हो तो इक्वेटर है। अब तुम्हारा लैटिट्यूड क्या होगा, तो एक दूसरे लाइन से कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रीन कलर को। लेट्स टेक द ग्रीन कलर। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये वाली जो लाइन थी हमारी लैटिट्यूड की, ये इट इज नथिंग बट, अगर हम नॉर्मल अर्थ की बात कर रहे हैं कि यानी कि ये अगर अर्थ है, इसमें ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, तो वो जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन इज द लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली प्राइम मेरिडियन जो ये नॉर्थ पोल से यहां साउथ पोल तक जा रही है थ्रू इक्वेटर, ये बीच में तुम्हारा इक्वेटर है। तो अब इसको ऊपर से अगर देखोगे, यहां पर आंख करके अगर तुम देखोगे, क्या देखेगा तुमको, ये नॉर्थ पोल दिखेगा, तो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, और ये लाइन तुमको यहां से यहां तक आती जाएगी, और इक्वेटर सबसे मोटी पार्ट है, तो उसके पीछे की चीजें नहीं दिखेंगे, तो ये इक्वेटर है, तो जस्ट टॉप व्यू। तो अगर ये तुम्हारा प्राइम मेरिडियन था, तो अब तुमको पता है कि जब हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंगल का, याद करो ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो एक कंप्लीट जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर कंप्लीट सर्कल, अगर ये कंप्लीट पूरा सर्कल 360 डिग्री है, तो इसका मतलब अगर प्राइम मेरिडियन को तुम 0 डिग्री मान लो, अगर ये सेम लाइन, तो ये तुम्हारा इसके एकदम पैरेलल में जो होगी, ये वाली तुम्हारी 90 डिग्री होगी, इसके अपोजिट में जो होगी वो तुम्हारी 180 डिग्री होगी। अब इसके इधर साइड से अगर तुम जाओ तो ये भी तुम्हारी 90 डिग्री होगी। अब इससे थोड़ा सा दूरी पे जाओ तो हो सकता है ये तुम्हारी 30 डिग्री होगी, थोड़ा सा और इसमें जाओ ये 60 डिग्री होगी, 30-60 के बीच में तुम्हारी जो लैटिट्यूड होगी वो तुम्हारी 45 डिग्री होगी। उसी तरह से इधर भी 30 डिग्री होगी, इधर भी 45 डिग्री होगी, और इधर भी 60 डिग्री होगी, तो 30, 45, 60। बट अब इसके इधर वाले को और इसके इधर वाले को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो वो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, याद रखो ये जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो इस साइड वाले, यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो इधर के लैटिट्यूड के बात कर रहे हैं, तो ये वाले जो तुम्हारे लाइन है ऊपर से देखने पे, ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड, ये तुम्हारा 30 हो गया, मे बी ये तुम्हारा 45 हो गया, ये तुम्हारा 60 हो गया। उसी तरह से इस डायरेक्शन में भी ये जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूड है, अभी हम लोग सिर्फ लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, ये वाले जो है जो प्राइम मेरिडियन से इस साइड के सेमी सर्कल में, ये तुम्हारे उसी तरह से यहां पे 30 डिग्री, और उसके बाद दूसरा ये तुम्हारा 45 डिग्री, और ये तुम्हारा 60 डिग्री मान के चलो। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो जो इसके ईस्ट साइड में पड़ते हैं, तो ये डायरेक्शन तुम्हारा ईस्ट का डायरेक्शन है, तो इसको कहोगे 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये तो ये तुम्हारा चूंकि ये भी सेम तुम्हारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है, तो ये तुम्हारा 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट। प्राइम मेरिडियन के जो वेस्ट साइड से अगर तुम जाओगे तो ये 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट। अगर ऊपर से देख रहे हो तो इससे देखो 30, 45, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट। इसी तरह से ऐसे करते जाओगे तो इधर से जो ये पड़ेगा 180 डिग्री, ये तुम्हारा 180 डिग्री तुम्हारा ईस्ट के साइड, ईस्ट साइड वाला 180 डिग्री ईस्ट भी तुम्हारा यही लाइन है, और 180 डिग्री अगर वेस्ट से आओगे तो भी तुम्हारा
यही सेम लाइन रहेगा। तो ये रहा टोटल कॉन्सेप्ट तुम्हारे लैटिट्यूड का और उसके डिग्री का। कंप्लीट 360 डिग्री होता है, बट इसको हम 360 ना लिख के 180 में डिवाइड करते हैं। 180 ईस्ट साइड का, 180 वेस्ट मतलब वेस्ट साइड का, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन को हम लोग जीरो मान के चलते हैं, प्राइम मेरिडियन को एक जो है जीरो मान के चलते हैं। और बाय कन्वेंशन प्राइम मेरिडियन तुम्हारा वो मेरिडियन है जो तुम्हारा इंग्लैंड से होके पास जाता है। इंग्लैंड में एक जगह है, अभी देखेंगे क्या जगह का नाम है, ठीक है। सो क्लियर हो गया। अब इसमें 0 to 180 कैसे जाता है, उसी तरह से अब याद करो। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में 0 इक्वेटर है और जाता है वो 90 डिग्री तक, बस पोल। तो 90 डिग्री नॉर्थ तुम्हारा नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री साउथ साउथ पोल है। उसी तरह से जितने उसमें जो लैटिट्यूड है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो तुम्हारे 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ अप टू 90 डिग्री नॉर्थ होंगे। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ, और फाइनली जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ। ये तुम्हारा लैटिट्यूड का। जो लॉन्गिट्यूड के केस में, वर्टिकल लाइन के केस में क्या कॉन्सेप्ट है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो तुम्हारा प्राइम मेरिडियन है। और प्राइम मेरिडियन से अगर तुम अर्थ का ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, तो ईस्ट साइड ट्रेवल करोगे तो तुम्हारा 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 15 करके बढ़ते हैं। और उसी तरह अगर वेस्ट करोगे तो 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, ऐसे ऐसे ईस्ट में 180 तक जाता है, वेस्ट में 180 तक जाता है। 180 ईस्ट और 180 वेस्ट और सेम लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। वेस्ट और तो ये रहा तुम्हारा, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। जस्ट एट द लैटिट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन पोल टू अनदर। लॉन्गिट्यूड जो इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन द डिग्रीज वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। In case of value from it increases in value from 0 to 180 डिग्री, जैसा हम लोग देख चुके हैं, with letter W and E। तो ईस्ट साइड में है तो ईस्टवर्ड, W है वेस्टवर्ड। फॉर इंस्टेंट यूजिंग राउंड फिगर, न्यूयॉर्क लैटिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट while the New Delhi latitude is 77 degree east, Tokyo is 40 degree east। तो यानी प्राइम मेरिडियन तुम्हारा, अगर प्राइम मेरिडियन देखोगे तो इंग्लैंड के मतलब एक तरह से जस्ट देख लो, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये देखो, तो अगर तुम्हारा प्राइम मेरिडियन समथिंग यहां पे है, ये इंग्लैंड से होके पास कर रहा है प्राइम मेरिडियन, तो हमको पता है कि इसके वेस्ट साइड में अमेरिका पड़ता है। तो इसलिए न्यूयॉर्क जग का जो भी होगा वो उससे ज्यादा होगा, वो वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से हमको पता है कि इस प्राइम मेरिडियन से इंडिया जो पड़ता है वो ईस्ट साइड में पड़ता है। तो इंडिया का जो भी लैटिट्यूड होगा उसका ईस्ट होगा, ठीक है। सो इसलिए तुम्हारा न्यूयॉर्क तुम्हारा 74 डिग्री वेस्ट साइड में पड़ता है, न्यू दिल्ली तुम्हारा 77 डिग्री ईस्ट। अब टोक्यो तुम्हारा और जापान इंडिया से भी इधर पड़ता है, तो और ज्यादा 140 डिग्री ईस्ट साइड में पड़ेगा। As you can see in the globe of meridian of longitude, 180 degree west and 180 degree east are the same longitude। जो कि हमने यहाँ भी समझा है कि 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, they are nothing but they are the same। ये सेम है, ये सेम लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लैटिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड का और 180 डिग्रीज का, ठीक है। सो एज द लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री, इसलिए इसको 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट ना लिख के बस 180 डिग्री लिख देते हैं। और 180 डिग्री लिख दिया मतलब पता ही है, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी में कंफ्यूजन है क्योंकि 160 भी है तो 160 ईस्ट अलग है, 160 वेस्ट अलग है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेस। सो हम लोग को पता था, जैसे चेस के एग्जांपल में और शॉप के एग्जांपल में हम लोग को पता है कि कोई भी पॉइंट को, प्लेस को इजीली लोकेट करने के लिए हमें टू कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। तो ग्लोब पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक तरह से कोऑर्डिनेट हैं जो कि डिग्री में मेजर होते हैं। With them you are now able to locate any places on earth। तो with them अब तुम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को
आराम से कर सकते हो। इससे कोई भी प्लेस ऑन अर्थ को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसका एक लैटिट्यूड की वैल्यू होगी, एक लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होगी। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज इन 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 25 डिग्री नॉर्थ मतलब तुम 29 डिग्री नॉर्थ मतलब अब तुम इजीली समझ में आ गए। अच्छा, इक्वेटर जीरो था, 29 डिग्री नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ 29 डिग्री में है, लैटिट्यूड है दिल्ली का। और 77 डिग्री ईस्ट मतलब अगर प्राइम मेरिडियन से 77 डिग्री ईस्ट में मूव करोगे तो वो दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हारा न्यू दिल्ली है। तो डी वैल्यू राउंडेड ऑफ है। अब ये राउंडेड ऑफ नॉट एग्जैक्ट है, ये मैं बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अब देखो अर्थ के केस में बस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से काम नहीं चलता है, क्योंकि बहुत छोटे प्लेसेस होते हैं कि जैसे कि अगर मान लो कि कोई लैटिट्यूड है, जैसे कि अगर मान लो कि अब हमें पता चल गया कि ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है, अगर ये तुम्हारा लैटिट्यूड होगा, ठीक है, ये दोनों डिग्री में मेजर होते हैं। अब ये मान लो कि 60 डिग्री 40 डिग्री एकदम छोटा छोटा डिग्री कर लो, तो ये मान लो तुम्हारा 60 डिग्री है और ये 61 डिग्री है, ये तुम्हारा 80 डिग्री है, ये 81 डिग्री है। बट जो प्लेसेस होते हैं ना वो और छोटे छोटे होते हैं। अब तुम 80 डिग्री और 80 डिग्री और 60 डिग्री अगर बोलोगे तो ये पॉइंट आएगा, बट इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस उसके बीच के कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां पे डिग्री और मिनट का कॉन्सेप्ट आता है कि एक जो डिग्री होता है, अगर यहां से यहां तक तुम्हारा एक डिग्री है, अगर इसमें मान लो ये 60 है या 61 है, इसको फर्दर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसको मिनट्स कहते हैं। जो घड़ी का मिनट्स होता है एग्जैक्टली वही मिनट। तो एक डिग्री को तुम्हारा 60 मिनट में डिवाइड किया जाता है जिसको एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मिनट भी फर्दर तुम्हारा एक मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करते हो, सेम कॉन्सेप्ट है। सो जो एक मिनट है, सॉरी 60 मिनट नहीं, 1 मिनट है, एक डैश से रिप्रेजेंट करता है, वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। यानी कि एक मिनट को भी फर्दर 60 पार्ट में तोड़ा जाता है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट वही होता है, जैसे लैटिट्यूड का कोऑर्डिनेट होगा, तो ये मान लो कि दिल्ली का एग्जांपल लेके चलते हैं, कुछ भी दिल्ली का नहीं, कोई भी एक फेक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई भी प्लेस ए है, अगर इसका लैटिट्यूड है 74 डिग्री, अब इसमें भी 23 मिनट्स और 38 सेकेंड्स, तो इससे और ज्यादा प्रिसीजन होगा। और इसका जो लैटिट्यूड ये है और लॉन्गिट्यूड है इसका मे बी ये 74 डिग्री अगर लिखोगे तो 74 डिग्री नॉर्थ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 74 डिग्री किधर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कि साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये तुम्हारा लैटिट्यूड की बात चल गई, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड हमें पता है कि लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट होगा, तो लेट्स अज्यूम ईस्ट। सो कुछ भी ले लो, मे बी चूंकि 180 डिग्री तक जाता है तो इसको कुछ भी लेके चलते हैं, 87 डिग्री ईस्ट, फर्दर डिवाइडेड है 36 मिनट और मे बी 14 सेकेंड। सो इस तरह से मिनट और सेकंड में भी फर्दर डिवाइडेड होता है, तो इससे और ज्यादा प्रिसीजन हो जाता है। और मिनट सेकंड के बाद और ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, फिर वहां जाके किसी से पूछ लो भाई क्या है, ठीक है। तो राउंड ऑफ में मिनट और सेकंड हटा दिया, इसलिए उसको कहते हैं दीज वैल्यूज आर द राउंडेड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। Figure 1.3 on page number 15 show the parallel of latitude and meridian of longitude together on the globe as the blue lines. तो 1.3 है, ये देखो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये जो तुमको लेटी हुई लाइन दिख रही है ग्लोब पे, यानी कि जो ये वाली लाइन है, ये सारी जो लाइन है लेटी हुई लाइन है, जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सारी तुम्हारी ये है, इनको क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्योंकि एज अ मेरिडियन को बेस लेके बाकी लॉन्गिट्यूड को डिफाइन किया जाता है, तो उसको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हो। और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, सारी लैटिट्यूड आपस में पैरेलल है, तो ये तुम्हारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। और ये जो है
जो ये वाले हैं ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है। तो इससे तुम देखोगे, अब मैं ये अपनी लाल चीजें इरेज कर देता हूं। अच्छा, ये ऐसे इरेज नहीं, इसको छोड़ दो, यहां से इरेज हो गया। एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, गिव मी सम टाइम। इसको डिलीट कर दो, इसको ये कर दो। हम्म, अब इसमें ये होते हैं कभी कभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें अगर मैं अपनी सारी ये चीजें डिलीट कर देता हूं जो भी मैंने बनाई थी, ठीक है, मैं उससे भी करता हूं, कर सकता हूं। तो अब ये जो तुमको ब्लू ब्लू लाइन का ग्रिड दिख रहा है, तो देखो इसी तरीके से अर्थ को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया जाता है। तो चेस के पीस की तरह तुमको दिख रहे होंगे। अगर मैं कोई भी एक पॉइंट को तुमको बोलूं, ऑब्वियसली ये बीच वाला एरिया तुम बोल देंगे कि इस लैटिट्यूड के बीच में, बट कोई भी पॉइंट को बोलो तो तुम इजिली बता सकते हो, अच्छा ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है, और ये तुम्हारा अगर ये एक 15 अगर एक ये छोटे को 15 मान लो, 15 30 45 मे बी 60 डिग्री तुम्हारा ईस्ट साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट तुम्हारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये तुम्हारा एक तरह से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन टुगेदर इन द ग्लोबल as the blue line. All these lines together constitute a grid of globe as they are called grid lines. तो कभी भी कोई भी लाइन आपस में इस तरह के बहुत से लाइन को अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपस में मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को ग्रिड कहते हैं। तो इसमें ग्रिड में कोई भी पॉइंट को तुम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इफ द ग्लोब, अब जनरल एक हेमिस्फेयर का कॉन्सेप्ट करते हैं। अर्थ एक स्फेयर है, तो चाहे उसका ऊपर से पार्ट तोड़ लो, अगर आधा आधा तोड़ लो वो भी एक हेमिस्फेयर बनेगा। हेमी मतलब हाफ होता है, और अगर बीच से तोड़ दो तो वो भी हेमिस्फेयर बनेगा। तो इफ ग्लोब, अगर एटलस है तुम्हारा, ये क्या, लेट्स एक्सप्लोर में है, इफ ग्लोब ऑल द एटलस इन योर क्लास विल मार्क द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ट्राई टू। अब इसमें बोल रहा है कि मुंबई कोलकाता सिंगापुर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइंड करो। अगर तुम्हारे पास ग्लोब है तो फाइंड करो, इट विल बी फन, ठीक है। अब जैसे कि अब ये है कि द स्केच शो प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो तुम्हारा प्राइम मेरिडियन, हमने कुछ मिस किया है, ये मिस किया हमने। लेट्स टू मेजर द लॉन्गिट्यूड, ये देखो ये वाला पार्ट हमने मिस किया। तो जस्ट ये है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, इसमें कुछ भी वैसा नहीं आएगा। टू मेजर द लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को मेजर करके वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि चूंकि लॉन्गिट्यूड तुम्हारी सारी सेमी सर्कल है, कोई आपस में डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। तुम किसको स्टार्ट लोगे, इंडिया वाले बोलेंगे हम मेरा वाला स्टार्ट है, इंग्लैंड वाले बोलेंगे हमारा स्टार्ट है। तो एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट जो कि एक तरह से प्राइम मेरिडियन की तरह एक्ट करेगा। सारे मेरिडियन से मैं एक को रेफरेंस लेके प्राइम बना लो, दूसरों को उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन, जो प्राइम मेरिडियन है उसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, बिकॉज इन ईयर 1884 में some nation decided that meridian passing through the Greenwich area of London in England, तो ग्रीनविच एक एरिया है लंदन में, इंग्लैंड में। तो उस एरिया से जो भी मेरिडियन पास कर रहा है, उन्होंने जस्ट चूंकि वो लोग डिसाइड कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने अपने जगह से पास करने वाले मेरिडियन को एज अ प्राइम मेरिडियन घोषित कर दिया कि ये प्राइम मेरिडियन है, ये रेफरेंस पॉइंट है। इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, और चूंकि ये ग्रीनविच से पास करता है जो कि एक एरिया है लंदन में, इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। वुड बिकम, इसको फिर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन बन गया। तो अब इंटरनेशनली, अब ज्यादा देश उतना यार फर्क नहीं पड़ता है ना इंटरनेशनली। अब हर देश लड़ने लगे कि मेरा मेरिडियन मेरा मेरिडियन, तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, फिर स्टडी मुश्किल हो जाएगा। इंडिया की पढ़ाई चीजें बाहर काम नहीं आएंगी, बाहर की पढ़ाई चीजें यहाँ काम नहीं आएंगी। इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो सब नेशन ने मिलकर हमने अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया है कि जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास कर रहा है वो हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। फिर उसी मेरिडियन को रेफरेंस लेके 0 डिग्री मार के बाकी सारे मेरिडियन को, ईस्ट साइड वाले को 180 डिग्री ईस्ट तक जाते हैं, और वेस्ट साइड वाले 180 डिग्री वेस्ट तक जाते हैं। और जो 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट, यानी प्राइम मेरिडियन के अपोजिट वाला जो मेरिडियन है वो तुम्हारा, उसको 180 डिग्री सिंपल कहते हैं, क्योंकि वहां ईस्ट वेस्ट दोनों सेम। इट इज मार्क एट द 0 डिग्री, ये तुम्हारा 0 डिग्री से मार्क है। तो बाकी चीजें सेम है जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस।
तो ये जो तुम्हारा लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड एक तरह से ग्रिड बनाता है, जाल टाइप के चीजें बनाता है, जहां पे तुम दो दो कोऑर्डिनेट होते हैं हर इंटरसेक्शन पॉइंट के, तुमको इजिली फाइंड कर सकते हो। अब जो तुम्हारा ग्रीनविच मेरिडियन है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं और इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये अर्थ को अगर डिवाइड करेगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। सो इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जो जो तुम्हारे मेरिडियंस हैं, उन सारे मेरिडियंस का तुम्हारा सारे मेरिडियंस एक जगह आके मिलते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। उन सारे मेरिडियंस की डिग्री ईस्ट कह के रिप्रेजेंट होती है, और जो भी वेस्ट वाले मेरी इसमें है उनके को डब्ल्यू से, वेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम्हारा जो मेरिडियन है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड कर देता है, और जो तुम्हारा इक्वेटर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब यहां पे है जो मेरी जो हेमिस्फेयर है वो नॉर्मली सीजन डिफाइन करता है तुम्हारा, जब आगे पढ़ोगे तुम, क्योंकि अगर मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा है तो सदर्न में गर्मी होता है, सदर्न में ठंडा है तो नॉर्दर्न में गर्मी होता है, और सीजन डिफाइन करता है। और जो ये वाला हेमिस्फीयर होता है, जो तुम्हारे मेरिडियंस जो डिफाइन करते हैं, ये तुम्हारा डे टाइम डिवाइड करता है। यानी कि अगर तुम्हारे ईस्ट, मोटा मोटी तो किसी एक पॉइंट में ओवरलैपिंग ही होगा, बट एग्जैक्टली अगर मान लो पूरे ईस्टर्न मेरिडियन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रात है, मतलब रात है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दिन होगा, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जैक्टली अगर रात है तो ईस्टर्न में दिन होगा। तो ये डे और टाइम रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा मेरिडियन। इसलिए मेरिडियन को मेरिडियन जो तुम्हारा, हाँ, जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूड होता है वो तुम्हारा टाइम से एसोसिएटेड होता है और डे से एसोसिएट होता है, शाम सुबह उससे। और जो तुम्हारा लैटिट्यूड होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इक्वेटर पे गर्मी होती है और नॉर्थ पोल में ठंडा होता है, उसी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर पे भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो ये ज्यादातर जो लैटिट्यूड एसोसिएटेड होता है वो सीजन से एसोसिएटेड होता है, और जो लॉन्गिट्यूड एसोसिएटेड होते हैं वो टाइम से एसोसिएटेड होते हैं। तो क्लियर है? तो जो प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर व्हाइल द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, डोंट मिस आउट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब देखो, इंडिया में भी एक जमाने में जब ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं था तो इंडिया में हम अपना इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करते थे। तो इंडियन स्टैंडर्ड क्या था? ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, पहला नहीं है। देखो, देयर वर अदर इन द पास्ट ऑल्सो। जब तक एक यूनिफॉर्मली नहीं पता था तब तक हर देश अपना अपना फॉलो करती थी। इनफैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप, इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। बिफोर यूरोप, यानी यूरोप में जब प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट आया उससे बहुत सेंचुरी पहले इंडिया में हमारे पास अपना प्राइम मेरिडियन था। तुम देखोगे कि इंडिया में जो पास्ट में हमारा जो मैथमेटिक्स का, एस्ट्रोनॉमी का, इन सब का जो नॉलेज था वो बहुत तगड़ा था। देखो, जैसे कि 1500 साल पहले ही जो हमारे आर्यभट्ट थे, उनको पता था कि अर्थ स्फीयर है, स्पेस में है, और मतलब ये सारी बातें उनको तब पता थी। तो उन लोग को कॉन्सेप्ट पता था, मेरिडियन का कॉन्सेप्ट, डे नाइट का, सीजन का, ये सारी चीजें पता थी। तो इंडिया के हमारा अपना एक प्राइम मेरिडियन, इंडियन प्राइम मेरिडियन था। इट वाज कॉल्ड द मध्य रेखा। अब हिंदी में प्राइम मेरिडियन, प्राइम तो मध्य रेखा, क्योंकि सेंट्रल लाइन, क्योंकि देखो प्राइम मेरिडियन का भी तो कॉन्सेप्ट है ना, जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, वो सेंट्रल लाइन है, फिर उससे ईस्ट जाओ या उससे वेस्ट जाओ, वो एक बीच का रास्ता है। तो वहां भी कॉन्सेप्चुअली सेम था, और वहां पे हम प्राइम मेरिडियन ना कह के इंडिया में उसको मध्य रेखा करते थे कि बीच की रेखा है, आधी दुनिया इसके ईस्ट साइड में पड़ती है, आधी दुनिया उसके वेस्ट साइड में पड़ती है। तो अल्टीमेट मतलब फ्लॉलेस था हमारा नॉलेज पास्ट का। ठीक है, मध्य रेखा, और इसको मध्य रेखा इंग्लिश में मिडिल लाइन भी हो गया। पासेस थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी। तो जैसे वहां इंग्लैंड में बैठे थे अपने बंदे, तो उन्होंने जहां पे हो सकता है वो ग्रीनविच में बैठे हो, उन्होंने अपनी लाइन को बोल दिया। यहाँ पे जो इनिशियली उज्जैन था वो काफी अच्छा, इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था एस्ट्रोनॉमी के रिसर्च और मैथमेटिक्स के रिसर्च में। तो वहां पे मेरिडियन का कॉन्सेप्ट दिया गया, तो उन्होंने उज्जैन को एक तरह से, जो लाइन उज्जैन से पास होती थी उसको मध्य रेखा बोला। एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन, उज्जैन जिसको उस समय उज्जैनी कहते थे, विच वॉज द रेपुटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी। तो सही बात है, वहां पे थे। तो वराह मिहिरा, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, वराह मिहिरा एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, लिव्ड एंड वर्कड देयर सम एरिया 1500 ईयर्स अगो। सो आर्यभट्ट भी और वराह मिहिरा भी मोटा मोटी सेम टाइम में आसपास ही
थे। तो वो एक तरह से गोल्डन एज था इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज या नॉलेज सिस्टम में। उस टाइम हम पूरी दुनिया से बहुत आगे थे। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स were aware of the concept of latitude and longitude. So उस टाइम पे 1500 साल में इंडियन जो एस्ट्रोनॉमर थे they were aware about the concept of latitude and longitude including the need for जीरो और प्राइम मेरिडियन। so सोचो अभी हमने कॉन्सेप्चुअली सोचा कि भाई प्राइम मेरिडियन एक जीरो मेरिडियन का नीड है क्योंकि सारे मेरिडियन टेक्निकली सेम है। तो किसी को भी स्टार्ट, और चूंकि अर्थ राउंड है तो कोई भी स्टार्टिंग, राउंड का बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? कुछ नहीं होता, तुमको एक स्टार्टिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट डिसाइड करना पड़ता है। तो उनको भी पता था कॉन्सेप्ट कि देयर इज अ नीड फॉर अ जीरो और अ प्राइम मेरिडियन। तो एक लाइन को तुमको बाय डिफॉल्ट चुनना ही पड़ेगा। जैसे लैटिट्यूड के केस में तो इट्स इजी, इक्वेटर को ले लो, वो सबसे बड़ा है, ठीक है, आधा उसके ऊपर है आधा उसके नीचे। लेकिन प्राइम मेरिडियन में आधा क्या है? बॉल को ऐसे कैसे डिवाइड करोगे, जिसका मतलब कौन सा पार्ट तुम लोगे, ठीक है। इक्वेटर को इजी है क्योंकि दोनों पोल फिक्स्ड हैं, क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से और पोल की वजह से इक्वेटर का चीजें फिक्स हो गया। बट व्हाट अबाउट जो तुम्हारे लॉन्गिट्यूड है उनका ऐसा नहीं है। तो वहां पे जरूरत है कि एक पॉइंट, एक लॉन्गिट्यूड को तुम फिक्स कर दो। तो ये जरूर मतलब नीड में अबाउट दे वर अवेयर। द उज्जैनी मेरिडियन बिकेम द रेफरेंस फॉर द कैलकुलेशन इन द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेस्ट। तो जो भी पास्ट के इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेस्ट में जो कैलकुलेशन रहता है डे नाइट और टाइम का, वो उज्जैनी को मध्य रेखा को एज अ सेंट्रल मान के किया जाता था। The map shows the few ancient cities close to the Ujjaini meridian. Some are very close to it, other are little away. This is because measuring longitude required accurate timekeeping, which was not practiced precise that time. ठीक है, तो मे बी उज्जैनी, महेशमती, ये बाहुबली वाला महेशमती थे क्या? महेशमती, ठीक है, हाँ वही होगा। तो ये जो भी सर्कल और डॉट, देखो इसलिए मैप में रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंबल की हम बात कर रहे थे, देखो उसका यूज है। तो अब चूंकि सर्कल डॉट एंशियंट सिटी रिप्रेजेंट करता है, जो हार्ड मतलब सॉलिड स्क्वायर है वो तुम्हारी मॉडर्न सिटी रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमको क्लियरली पता है कि अच्छा कुरुक्षेत्र सर्कल डॉट है एंशियंट सिटी, दिल्ली मॉडर्न सिटी, रोहतक एंशियंट सिटी, नागर है ये, मालावंगारा है ये एंशियंट सिटी, कोलकाता मॉडर्न सिटी, उज्जैनी एंशियंट सिटी, महेशमती तुम्हारा एंशियंट सिटी डॉट है, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, ये तुम्हारा ये है। अब देखो थोड़ा सा ये था हमारा उज्जैनी से पास करने वाला प्राइम मेरिडियन। कोई इसके इधर पड़ता है, कोई उसके उधर पड़ता है। अगर पास्ट के में ये लिखा होगा टेक्स्ट में कि ये कुरुक्षेत्र और रोहतक इसी इसमें मतलब मध्य रेखा पे पड़ता है, तो थोड़ी सी प्रिसीजन गलत इसलिए हो गई कि उस टाइम उतना एग्जैक्टली टाइम कीपिंग, एक्यूरेट टाइम कीपिंग का कोई तरीका नहीं था, कोई मैकेनिकल या इस तरह का क्लॉक नहीं था। लोग शेडो ऑफ सन से टाइम का पता लगाते थे। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, बाकी कोई फिक्स नहीं होता है कि सारी सिटी को उस मध्य रेखा पे ही होना है, ईस्ट वेस्ट इधर उधर भी हो सकती है। तो उज्जैन से जो लाइन पास करती थी ये हमारी जो इंडियन प्राइम मेरिडियन थे, जिसको हम मध्य रेखा कहते थे, ठीक है। ये उज्जैन से पास करती थी, जहां वराह मिहिर है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजर है। इस तरह की चीजें ना याद करो। यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस तरह के फैक्चुअल चीज ना बहुत बार आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएंगे एलिमिनेशन करने में। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो जो भी चीज लिखा ना वो तो तुमको याद होनी चाहिए। उसके अलावा तो यूपीएससी का मतलब है यार, कभी किसी ट्वीट से चीजें उठा के दे सकते हैं, कभी बाहर से। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो हमारे हाथ में है उसको हमें पक्का करके जाना, ठीक है। उज्जैन प्राइम मेरिडियन यूज एज एन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी सिटी मार्क विद द सर्कल आर मेंशन इन एस्ट्रोनॉमिकल टेस्ट एज बीइंग ऑन द मेरिडियन। अच्छा, तो ये जो सिटी मार्क ऑन द सर्कल, ये जो सिटी है कन्याकुमारी, और ये महेशमती, और ये जो मालावंगरा है, और ये रोहतक है, ये कुरुक्षेत्र, ये एंशिएंट जो टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि ये सारी जो ये हैं वो तुम्हारे मेरिडियन पे पड़ती हैं। तो ऑलमोस्ट देखो मोटा मोटी ऑलमोस्ट मेरिडियन पे पड़ी है, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर, जस्ट इसलिए हो गया। उसका रीजन ये है, some of are very close to it while other are little away. This is because measuring longitude required accurate time keeping, ना exact time keeping की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक टाइम पे सन जहां पे सेम है वो सारा एक
इसमें पड़ेगा, मतलब एक टाइम जहां पे डे का सेम है, जैसे मिड डे है, तो जो अर्थ के पार्ट में मिड डे है वहां पे एक, जैसे 12 बज रहा है तो जो जो अर्थ के पार्ट में 12 बज रहा है वो एक लैटिट्यूड में पड़ेगा। जहां पे लोकल टाइम, अभी लोकल और स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जहां पे एक बज रहा है वो, क्योंकि जो हमें पता है जो लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करती है वो हमारा डे एंड नाइट करती है, क्योंकि अपोजिट लैटिट्यूड में एक जगह नून है तो उसके अपोजिट में नाइट का 12 दिन के 12 बज रहे हैं, तो उसके अपोजिट लैटिट्यूड में रात के 12 बज रहे होंगे। तो एक मतलब लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड पे टाइम सेम होता है। तो यहां पे पास्ट केस में ये इन्होंने माना है कि ये सारे शहर एक टाइम पे, मतलब एक लॉन्गिट्यूड पे थे। बट देखो रियल में थोड़े से अलग है, क्योंकि पास्ट में एग्जैक्ट घड़ी नहीं थी। अगर 12 बजे बोल रहे होंगे, अच्छा कहां कहां 12 बज रहा है, मतलब सूरज एग्जैक्ट 12 बजे, तो वो 12 बजे कोई घड़ी से रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो कुछ सन के शेडो से, और उसमें मेजरमेंट में 5-10 मिनट का ऊंच नीच होगा, जिसके वजह से ये डिस्टेंस में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद ये हमारा है दिस मैप पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। याद है मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो मैप पब्लिश करती है वो सर्वे ऑफ इंडिया करती है, उस तरह से मैप में जो आइकॉन डिसाइड करने होते हैं वो भी सर्वे ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है। shows the country's outline along with the new parallels of latitude and meridian of the longitude. Countries outline along with a few parallels of latitude, few parallels of latitude and meridians of longitude. India latitude extend approximately 8 डिग्री नॉर्थ टू 37। ये याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का तुमको एक्सटेंट बता रहा है। सो इंडिया का जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन है, वो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ एक्सटेंड करता है। तो लेट्स सी 8 डिग्री नॉर्थ, तो ये हमारा इंडिया का मैप है। तो तुम देखोगे कि नीचे ये वाला जो लैटिट्यूड है ये 10 डिग्री है। ठीक है, अब हमें पता है कि नीचे इक्वेटर 0 डिग्री होगा, तो जैसे तुम नीचे जाओगे तो लैटिट्यूड घटेगा। तो यहां से यहां तक जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना इंडिया का, ये तुम्हारा 8 डिग्री नॉर्थ है, 10 से थोड़ा कम, इक्वेटर से ऊपर। ऊपर वाला जो है 37 डिग्री नॉर्थ है, ये देखो। तो ये वाला अगर 30 है तो ये 30 है, ये 30 डिग्री है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो नॉर्थ पोल का 90 डिग्री होता है, तो ऊपर जाओगे तो इंक्रीज करेगा। तो ये वाला जो लैटिट्यूड है ना, जो इंडिया के टॉप में है, ये हमारा 37 डिग्री नॉर्थ साइड, यानी पूरा इंडिया तुम्हारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, बिटवीन 37 डिग्री नॉर्थ एंड 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड, जो कि लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन है, अप्रोक्सीमेटली 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट। हम पूरे ईस्टर्न साइड में पढ़ते हैं इंग्लैंड से, प्राइम मेरिडियन से। तो ये जो तुम्हारा ये 17 डिग्री ईस्ट है, तो इसके इधर चूंकि 0 जा रहा है, तो ये तुम्हारा ऑब्वियसली ये 68 डिग्री ईस्ट है। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा 68 डिग्री ईस्ट है। और उसी तरह से ये वाला जो एक्सट्रीम ये है, तो अगर ये तुम्हारा 90 है, तो जैसे जैसे उसके उधर बढ़ोगे तो 90 से बढ़ता जाएगा, तो 91 होगा, कहीं 92, 93, ऐसे करते करते ये पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो ये 97 डिग्री ईस्ट। दोनों तो हम कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर प्राइम मेरिडियन की बात करो, तो ये इंडिया का कोऑर्डिनेट है मोटा मोटी, जिसके बीच में वो पड़ता है। तो ये याद करना जरूरी है, ये याद होना चाहिए। एग्जैक्टली मिनट और सेकंड याद करने की जरूरत नहीं है, पर मोटा मोटी पता होना चाहिए। जैसे इनकेस अगर लिख दोगे तो उसे पता चलता है कभी आंसर में कि, और एज अ कॉन्सेप्ट भी तुमको पता होना चाहिए। अगर ये याद आएगा तुमको पता है इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न, मतलब कोई बोलेगा कि इंडिया से इक्वेटर पास करता है क्या, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार पास करता है क्या, कौन सी लाइन इंडिया से पास। लेकिन तुमको पता है कि इंडिया का स्टार्टिंग ही 8 डिग्री नॉर्थ है और इक्वेटर 0 डिग्री पड़ता है, तो इंडिया से इक्वेटर पास ही नहीं करता, इंडिया से नीचे है इक्वेटर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। अब अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड टाइम जोन है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ग्लोब पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे डिफाइंड है, कैसे वो डे एंड नाइट को और सीजन को इफेक्ट करता है, और कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नंबर पता करके हम एग्जैक्टली पॉइंट फाइंड कर सकते हैं अर्थ पे। अब जो हमने जैसा मैंने ये बोला कि जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूड है, जो कि प्राइम मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो टाइम और डे को कंट्रोल करता है। वो उससे
टाइम कैसे इफेक्ट करता है, अर्थ का हम टाइम कैसे डिफाइन करते हैं कि 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, और रात दिन के हिसाब से, ताकि एक स्टैंडर्ड टाइम ले, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, की टाइम जोन्स क्या है और टाइम हम कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी एक कंट्री का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।